बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे कि आप लोगों के वोट्स थे कि हम लोग ये 71% आवाम का कहना है कि ये वाला ज़ालिम पुलिस ऑफिसर वाला शुरू करें, रिवेंज बेस्ड। तो यही वाला नावल आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप कह रहे होंगे कि अजय फिर आ गई। तो बात ये है कि कल छुट्टी की थी मैंने और आज वाली मैंने सुबह दे दी थी आप लोगों को, तो मैंने कहा चलो रात को दे देते हैं। आपकी छुट्टी हो गई थी ना कल, इसलिए मैंने कहा चलो आज दे देते हैं। देख लें मुझे अपने लिसनर्स का कितना ज़्यादा ख्याल है। आप लोग मेरा ख्याल किया करें, रिस्पॉन्स शो किया करें, ठीक है। तो आए जल्दी से पहले क्विकली वो देखते हैं, कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम अपना नावल स्टार्ट करेंगे नवा। जी तो पहले है कमेंट, माय सॉन्ग्स गुड एंडिंग, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम डियर। आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। हसन साजिद, बड़ी अम्मा पाशा की मामा की करेक्टर नाइस था। हाँ, बड़ी अम्मा का तो बस ठीक था, पाशा की माँ का करेक्टर वाकई अच्छा था। पाशा की फैमिली के साथ जाना चाहिए था। मून सिर्फ रीबा की वजह से नॉर्मल ज़िंदगी में आया था, इसलिए सबको गुड लाइफ पार्टनर की खुशी होती है। आई लाइक दिस नॉवल, थैंक यू, आपको पसंद आया। एंड्रो गेमिंग, वालेकुम अस्सलाम। एक नावल है फरीदा इशफाक का, शिकस्त शिब, वो अगर अपलोड कर दें या मैं ट्राई करूँगी, मैं उसको देखूँगी तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे उसको भी। अस्मा दिल, वालेकुम अस्सलाम। आई एम एंग्री योर कमेंट एंड नाइस नावल। आप मेरे कमेंट से एंग्री क्यों हैं? एंगर लिखा हुआ आपने, क्या मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आप नाराज़ हैं? हार्ट कमेंट भी मुझे समझ नहीं आई आपके कमेंट की, मुझे बताइएगा ज़रूर। और सिस्टर, आपको मैंने एक नावल रीड करने के लिए बोला था, प्लीज़ प्लीज़ वो वाला भी रीड कर दें, प्लीज़ प्लीज़। नावल का नाम खामोशियाँ बाय सिद्रा शेख, प्लीज़ प्लीज़। यार जो वो खामोशी है ना, वो सिद्रा शेख का वो है जी, FP राइटर का। और FP में बहुत कम अपलोड करती हूँ, जब FP करूँगी ना तो तब इंशाल्लाह मैं राइटर से परमिशन लेके ट्राई करूँगी। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ खामोशी नावल को रीड कर दें। हाँ जी, मैं आप जब FP वाले राइटर के करूँगी ना रीड, तो तब मैं ना सिद्रा शेख से परमिशन लूँगी। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। वायलेट प्लेस, आई थिंक महानूर विल ज्वाइन पाशा लेटर, मे बी। उसके तासुरात तो यही थे कि महानूर ज्वाइन कर लेगी पाशा के साथ, उसको चली जाएगी। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम। फाइनली नावल एंड हो गया हो यार, फाइनली। कल तो चाहिए था कोई 2-4 शुक्राने के नफल पढ़ते कि नावल पूरा हो गया। हाँ जी, शहाना बेगम को अपनी राम कथा सुनाने के लिए कोई चाहिए था। तरीबा तो बड़ा दिमागो बेला उनको लभ्या नहीं, तो उन्हें फिर रीबा सारी कहानियाँ सुनाइया, तरीबा ने उन्हें हल पेश किया। आहो, महानूर चली गई थी उस्तानिया आयशा के साथ। वाकई ये वाला एक टर्निंग पॉइंट था कि वो उस्तानिया आयशा ही मज़ाहिर लोगों की माँ निकली। हाँ जी, पाशा का बेटा, वही तो यार, एंडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंडिंग में वो एटलीस्ट मून को कोई सज़ा मिलती। मोमिल तो इन्होंने बस वो एदी सेंटर भेज दिए, तो अपने वो बरी जिम्मा हो गया। उसके साथ जो भी हुआ, ये जो भी चक्कर है उसका, उसकी इन लोगों को कोई परवाह नहीं है थी किसी को भी। और महानूर ने पाशा के साथ जाने से इनकार किया, लेकिन बाद में चली जाएगी। बस यही उन्होंने दिखाया कि फ्यूचर में बेहतरी आ सकती है, ये दिखाया इन्होंने। मज़ाहिर खत पढ़ रहे ऐसे, मज़ाहिर तो मैंने वैसे जहर लगता ना। हाँ जी, एंड पे नावल पे आपका तबसरा बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। मैं एग्री हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। वही तो यार, यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा मसला ये है कि अगर मैं नावल किसी कोई रीड भी कर रही हूँ ना अपने पे चैनल के ऊपर, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने गलत को गलत चीज़ ही बोलनी है। कि मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आई भाई, वो कुल्लम कुल्ला बताऊँगी। मैं अब ये कहीं जाऊँगी नहीं बहुत अच्छा रहा, इसको ऐसे ही होना चाहिए था, वैसे ही होना चाहिए था। तो ऐसे ये मेरे अपने साथ जाती है कि मैं जैसी हूँ ही नहीं, मैं भी मुनाफकत करी जाऊँ आप लोगों के साथ। क्यों जी, सिर्फ मेरे पे चैनल पे अपलोड है ना भाई, जो जैसा है हम तो वैसा ही तबसरा करेंगे। और हाँ जी, इस नावल की वजह से चैनल बहुत ज़्यादा डाउन गया, बहुत कम रिस्पांस था इसके ऊपर। इंशाल्लाह बस दुआ करें और अच्छा रिस्पांस दे, इंशाल्लाह रिस्पांस बेहतर होगा। गैंगस्टर माय सॉन्ग्स, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपकी तबीयत कैसी है? आपने नावल अपलोड नहीं किया, मैंने बहुत इंतज़ार किया, प्लीज़ जल्दी से एपिसोड अपलोड करें, थैंक्स। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार वो कल 10 मुहर्रम था ना, तो उसकी छुट्टी मारी थी, इसलिए नावल अपलोड नहीं किया था। नौमान खान, अब तो लाजमी हो गया, पाशा को मरना बहुत गलत करा महानूर के साथ। जितनी भी गलतियाँ तो गालियाँ तो पाशा को कम है। वाकई पाशा पे जड़ैंड तो पाशा ने किया सी ना, पाशा वाकई काबिल गाली सी। नाथ लिरिक्स पेजेस नॉट क्लियर, नावल नेम प्लीज़। नावल नेम तारियल होती था, पेजेस बहना या भाई
जो भी है, तो वो हर जगह पे से यही वाली पीडीएफ मिली है। मैंने बहुत ज़्यादा पीडीएफ ढूंढने की कोशिश की, मुझे और कहीं पे पीडीएफ नहीं मिली। उसके बाद ये सेकंड मैरिज वाले पे है कमेंट, सहर इकबाल का नाइस नावल। अच्छा यार, ये जब दिल मिले तब गुल खिले के भी कुछ कमेंट्स पड़े हुए हैं, देखते हैं इसको भी हम कहीं में डिस्कस करते हैं। बल्कि आज ही ज़रा क्विकली उधर भी नज़र मारा है, वो फिर रह जाएंगे बेचारे। वसीम सदीक, ब्यूटीफुल नावल इन ब्यूटीफुल वॉइस। ये सारे जब दिल मिले तब गुल खिले वाले पे हैं कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच वसीम सदीक। दैन इमदाद अली, अब प्लीज़ आब हयात बाय उमैर अहमद रीड कर दें। यार मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। आब हयात वाला मेरे माइंड में है, मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई है, लेकिन बस मसला वही है कि मैं अभी ना मसरूफ़ हूँ, और अभी ये मैंने 2 घंटे वाला बड़ी मुश्किल से ये लॉन्ग नावल अपलोड किया है, तो अभी मुझे इसके असरात ज़रा कम होने दें और ये ज़रा शादी वाले चक्कर मुकने दें मेरे भाई की, उसके बाद इंशाल्लाह इसका लगाते हैं कोई जुगाड़। शाजिया यूब से सब ब्लैक मून नावल रीड करें प्लीज़। राइटर ने मुझे बताएं इसका क्या है, इसका भी देख लेते हैं। राजा राफे स्वीट नावल। मुबशरा काशिफ वेरी नाइस। मुबसरा काशिफ। शबीर अहमद एंडिंग बेस्ट थी, स्टार्टिंग में तो बहुत ही बेहतरीन थी, स्टार्टिंग से तो बहुत ही बेहतरीन थी। अच्छा आपने कहा झिलमिल करती बहार, अच्छा ये आपने अभी सुना है? हाँ जी, मुझे भी ये नावल अच्छा लगता है, कमरोश के तो सारी कमाल है। मलिक सबा का कमेंट है, हाँ जी लास्ट पार्ट बड़ा मज़े का था। बस शानजे तक बस चलता तो शानजे हरून दा सिर पाड़ के अपने हनीमून ते जाती, लेकिन वो चली गई खैर आफियत से, तो फिर वापस भी आ गए। हाँ जी, हरून ने अगर उसको स्विमिंग कराई थी तो फिर हरून ने कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी तो खुद ही किया था। हमने कौन सा हरून को लिफ्ट दी थी लिफ्ट तो गोरियाँ को अरबना को लेके लिफ्ट किया सी। हाँ जी, शानजर और हारून के होटल वाले पार्ट्स मुझे भी बड़े पसंद आए थे, और जरी और इब्राहिम को वो मनहूस ने कॉन्ट्रैक्टर ने किया किडनैप, एंडिंग बहुत मज़े की थी। हाँ जी यार, नीलम रियासत के नावल वाकई बड़े कमाल के होते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नीलम का और भी नावल रीड करेंगे हम, सारे होंगे मेरे चैनल पे, और पहले भी किए वो भी बड़े मज़े के हैं, आप लोग सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुने हुए। आमीन सुम आमीन और आमीन दोनों पे, दोनों दुआओं पे। अल्लाह पाक जन्नतुल फारिया शेख, अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। यार उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस था। अभी 1 वीक हो गई, 1 वीक पहले के कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं। फैसल खान, थैंक्स फॉर अपलोडिंग नाइस नावल, थैंक यू, वेलकम। नायाब रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यार आप तो भाग ही गई हो, आप पहले आती होती थी, लेकिन मुझे लगता है ये वाला आपका लास्ट कमेंट है, इसके बाद आप आई नहीं तो पहले तो आप डेली आती होती थी, अब तो आप नज़र ही नहीं आती। आपके फ्रेंड के चाचू को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आपकी मामा को जल्द से एहतियात अता करें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी बेहतर है पहले से काफ़ी ज़्यादा। मैंने यार 8th क्लास के बाद जब बंदा फ्री होता है ना, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, मैंने 8th क्लास के बाद नावल रीड करना स्टार्ट किया था, और फर्स्ट नावल रीड किया था पीरे कामिल। बस यार हारून ने उसके साथ वो जो उसको उस टाइम रिस्पॉन्स लगा उन्हें कर दिता, ते बाद दे विचों फिर जेड़े बाद च जलील भी ते आप ही होया, बच्चे हुए किडनैप, हारून हुआ रूड, बस यही कुछ किस्सा था। चमन की तो सही हुई है, चमन की वजह से तो उनमें इतने वो आई हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। हाँ जी, देवदास पड़े बन गया सी हरून साहब। हरून नूं जिहड़ी चंड पई वाकई बड़ा स्वाद आया, हरून डिज़र्व करता था। तो हाँ जी, नावल ये वाला मुझे भी बड़ा पसंद है, और नावल नेम भी अच्छा, दिल जब दिल मिले तब दिल गुल खिले। शाहजेब फरीद ने हार्ट भेजे थे, अस्मा दिल सो स्वीट नावल। हसन साजिद आई एम फर्स्ट, आपकी दोस्त के चाचू के लिए दुआ मगफरत, आमीन जी। तो हमारे रलावला के 1 हफ्ते पहले वाले भी और अब वाले भी सारे कमेंट ख़त्म हुए, तो चलो आप चलने अब जी वाले नवे नावल की तरफ। अच्छा, तो ये वाला जो नावल है ना, ये पुलिस ऑफिसर वाला भी है, जालिम पुलिस ऑफिसर है, रिवेंज बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, ठीक है, जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। और एडा बड़ा नावल नहीं है, देखो 2 किस्ता नहीं मुकदा कि 3 च मुकदा, आज दी एपिसोड रीड करने के बाद पता चलेगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड। शेर अफगान बड़े सब्र से सिग्नल ग्रीन होने का इंतज़ार करता। समीर मलिक तंग आकर शीशे से बाहर झांकने लगा। सामने स्टॉप पर गर्ल्स कॉलेज का एक ग्रुप खड़ा था। वाह क्या ताज़गी है, बाहर की पहली हवा की तरह किसी नौशुफ्ता कली की मानित। पता नहीं समीर ने किस रंग में ये जुमले कहे, फ़िक्रे के शेर अफगान मतवजा हुए बगैर न रह सका। कमाल है, पुलिस वाले ऐसी शायराना गुफ्तगू भी कर सकते हैं। वो धीमे से हंसा। ऐसी शक्ल देखकर खुद ब खुद शायरी सूझने लगती है। ज़रा देखो तो वो सामने इस लड़की को जिसने काली फाइल सीने से लगाई हुई और हंस रही है।
शेर अख्तर ने ना चाहते हुए भी देखा टीनेज जैसी 4-5 लड़कियां थी, इनमें से एक बुरी तरह हंस रही थी। वो अपने आप से लापरवाह थी। दुपट्टा शाने से टिका हुआ एक पल्लू ज़मीन को छू रहा था। यूँ लग रहा था वो रश्ते भरे स्टॉप की वजह अपने घर के अंदर है, जो इसे गर्दो पेश का होश भी नहीं है। इसके अंदाज की बेफिक्री के बायस मंचले बड़ी वजाहत से आंखें सेंक रहे थे। अफगन को बहुत गुस्सा आया। ऐसी लापरवाह लड़कियाँ इसे एक आंख नहीं भाती थी। कॉलेज में आने के बाद तो लड़कियाँ अच्छी खासी मैच्योर हो जाती हैं। समीर, हम कानून के मुहाफिज हैं, स्ट्रीट लवर्स और बेफिक्र नौजवान नहीं हैं। किस तरह की हरकतें हमें सूट नहीं करती। अफगानी से झाड़ा तो वो शर्मिंदा हो गया। नहीं करूँगा डीएसपी साहब, आइंदा ऐसी हरकत। वो खिफट मिटाने को नाराज़ लहजे में बोला। इसी लम्हे सिग्नल खुल गया और गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई। शेर अफगान ने भी जीप स्टार्ट कर दी। समीर ने से चोरी एक बार फिर इस लड़की को देखा। अब इनकी गाड़ी इनके खासे करीब हो गई थी। वो हमस इसी अंदाज में मुस्कुरा रही थी, बल्कि फाइल झल्ला रही थी। मैंने रात को वॉन डैम की यूनिवर्सल सोल्जर देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। वो फाइल चलाते चलाते रुक कर साथी लड़की से मुखातिब हुई। शेर अफगान बिल्कुल भी मतवजा नहीं था। वो आगे निकलने वाली गाड़ी को देख रहा था। जाहिद खुश्क मोमिन आबिद कहीं का। समीर ने लान बीस कर जेर लब कोसा। वो इन लड़कियों से आगे निकल आए थे। लो भला, अब घर तब्दील करने की क्या ज़रूरत है? 1 साल पहले तो गुलशन वाले घर में शिफ्ट हुए थे, अब फिर नए सिरे से हर चीज़ सेट करनी पड़ेगी। मोमी चीज़ें उठाते हुए अच्छा खासा बड़बड़ा रही थी। सना इसके बरक्स खामोशी से अपना सामान समेट रही थी। बेटा, अब हम डिफेंस शिफ्ट हो रहे हैं। अमीर लोगों के इलाके में अच्छे लोगों से मेल जोल बढ़ेगा तो हमें बड़ा फ़ायदा रहेगा। आखिर तुम्हारी और सना की शादियाँ भी तो करनी है। राहत ने रसान से समझाया तो आखिरी बात पर इसे शौक लगा। मैं कोई नहीं करूँगी शादी वादी। आप सना की कर दे, मैं तो सहाफ़ी बनूँगी, बल्कि क्राइम रिपोर्टर। मैं कौन सा अभी तुम्हें रुखसत करने लगी हूँ? तालीम मुकम्मल करने के बाद देखा जाएगा। वो बोली तो मोमी ने सुकून का सांस लिया। अगले 2 रोज़ में वो डिफेंस शिफ्ट हो गए। 2000 गज प्लाट पर बना ये बंगला इनकी तौकात से ज़्यादा वसी था। मोमी ने चाहते लॉन की तरफ बने कमरे में कब्जा कर लिया। एक कमरे को स्टडी रूम बना लिया, जिसकी खिड़की बगली लॉन की तरफ खुलती थी। अब वो बहुत पुरजोश थी, वरना आते हुए इसका मुंह लटका हुआ था। जिससे सारा काम इसे करना होगा। हाल ये था कि वो तो मदद घर का जायज़ा लेती फिरी थी, जबकि अम्मी, सना और मुलाजमिन के साथ सामान सेट करवा रही थी। ये कहाँ एक रोज़ में ख़त्म होने वाला काम था। फिर भी रात तक किसी न किसी हद तक इन्होंने काफ़ी कुछ काम कर ही लिया। सुल्तान रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर ले आया था, जो इन्होंने रात 10 बजे बैठ कर खाया। खाने के बाद सना और राहत तो सोगी। मोमी जागती रही। वो गुजरे वक्त पर गौर करी थी। जब से वो ज़रा समझदार हुई थी, खुद को शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली घर तब्दील करते देख रही थी। इसे याद था ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब वो क्लास 3 और सना 6 क्लास की तालबा थी। वो रावलपिंडी के नवा में वाक़या ढोक खब्बा में रहाइश पजीर थे, एक बेहद आम से मकान में, जिसका फर्श और प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। इसने अपने बाप फवाद हसन को बाकायदा काम पर कभी नहीं जाते देखा। इस वक्त इतनी समझ ही नहीं थी। मकान की बदहाली के बावजूद दोनों बहनें एक नहायत महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम थी। वैन वाला लेने और छोड़ने जाता था। फवाद हसन कभी इनके स्कूल में नहीं गए। पेरेंट्स डे पर भी सिर्फ राहत ही जाती, फवाद गायब हो जाते। फिर कुछ माह बाद अचानक इन्हें मकान छोड़ने का हुक्म हुआ। फवाद ने कहा वो लाहौर जा रहे हैं। चनाचे वो भी लाहौर चले आए। रहाइश अब भी इनकी गरीब सी बस्ती में रही। फिर वो मकान भी इन्हें छोड़ना पड़ गया और वो इचरा में आ गए। तब से लेकर अब तक 8 बार घर बदल चुके थे। कराची आए इन्हें 1.5 साल हुआ था। इस 1.5 साल के अरसे में 4 बार इनकी रहाइश तब्दील हुई। नीपा चौरंगी से PECHS, वहाँ से गुलशन, और फिर अब वो डिफेंस में शिफ्ट हुए थे। फवाद हसन आजकल बैंकॉक में थे। इनका कहना था कि बिज़नेस के दौरान लंबे अरसे तक बाहर रहना पड़ेगा। इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में 2 नौकर और गेट पर चौकीदार 24 घंटे मौजूद रहता। महीने की पहली तारीख को राहत करीबी मार्केट से सौदा सलफ ले आती थी। हर तीसरे चौथे रोज़ सुल्तान गोश्त ले आता। ताज़ा सब्ज़ी भी खरीद लाने की जिम्मेदारी इसकी थी। टेलीफोन, बिजली, गैस, पानी के बिल का मुलाजिम लड़का जमा करा आता। सना को यूनिवर्सिटी और कॉलेज ले जाने के लिए अलग से ड्राइवर रखा गया था। फवाद की गैर मौजूदगी में ज़ाहिर तो किसी को कोई मजबूरी नहीं थी। फवाद की बात में भी वजन था। इनका कहना था बैंकॉक में इनकी कंपनी नया ऑफिस खोलने के मंसूबे पर कागज़ की कार्रवाई कर रही है, लिहाजा वो रोज़ पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा सकते। वो आते भी 2-3 रोज़ के लिए और फिर लौट जाते। सना तो खैर बड़ी मैच्योर और मामला फहम लड़की थी। मोमी इसके बरक्स खासी ज़िद्दी और इमेच्योर थी। इसमें शायद ज़्यादा कसूर इसकी उम्र का था, जिसमें इंसान किसी दलीलो जवाज़ को खातिर में लाता नहीं। वो बड़े लाड से बाप के गले में बाजू टका कर कहती, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास रहेंगे। वो सर झुका कर इसकी बात मान लेते। सुबह इनका खाली कमरा मोमी का मुँह चढ़ा रहा था। फिर वो खूब गला फाड़ फाड़ कर होती। राहत और सना से संभालना मुश्किल होता था। इस डर से वो इसकी हर बात मानती। राहत को बड़ी ख्वाहिश थी कि मेट्रो के बाद वो साइंस के मज़ामीन रखे, मगर इसे साइंस से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए आर्ट्स के मज़ामीन रखे। सना ने इनकी ख्वाहिश का पूरा एहतराम करने की कोशिश की, मगर FSC में इसके मतलूबा मेयार के नंबर नहीं आए। इसने BSc करने के बाद हाल ही में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। सना के फ्यूचर के बारे में कम अज़ कम इन्हें कोई ख़तरा नहीं था। अगर डर था तो मोमी की तरफ से, जिसका रवैया अभी तक बचपन और जवानी के संगम पर कहीं झूल रहा था। वो बड़े अनोखे सवाल करके इंतज़ार करती। जब वो दूसरी जमात की तालबा थी तो माँ से अक्सर पूछती रहती, दादी, दादा, चाचा, पुप्पा, मामू, खाला, नाना, नानी क्यों नहीं है जिस तरह और बच्चों के हैं। रात कहती कि सब अल्लाह मियाँ के पास चलेंगे। वो कहती कि क्यों चलेंगे, फरी के तो नहीं गए। गर्ज ये किस तरह की बातें करके मैंने लाजवाब कर देती। मोमी ने अपने दोस्तों को नए घर में टी पार्टी पर इनवाइट किया था। कराची आने से पहले ने यानी सना और मोमी के दोस्तों को घर बुलाने और उनके घर जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ आने के बाद ये पाबंदी ख़त्म हो रही थी, इसलिए मोमी ने दावत की थी।
वैसे ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੜ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਵਾਦ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਮੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ कोई करप्ट काम कर रहा है कि जिधर फड़ जाने का खदशा है और ये जगह जगह बदल रहा है अपने घर। सारा ने अच्छी खासी मदद की थी। आखिरी आइटम बनने तक वो किचन में मौजूद थी। मोमी की दोस्तों ने खाने पीने की चीज़ों से पूरा इंसाफ किया। फिर वो ऊपर टेरेस पर चढ़ गई। मोमी फवाद हसन का फ़ोन आने पर नीचे चली। ऊपर से वो सारी चंडाल चौकड़ी से मुसलसल आवाज़ दे रही थी। वो घबरा कर ऊपर चढ़े। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हाय बड़ी देर कर दी, समझ के क़यामत आते आते रह गई। सारा ने बाजू फैलाकर बताया। हैं, कौन सी क़यामत? वो हैरान हुई तो जोशाफ मदीहा अक्सर और सारिया मुस्कुराई। अभी अभी हमने एक प्रिंस चार्मिंग देखा है। आंखें ज़ीशान सिकंदर से भी ज़्यादा तासुरंगेज़ और नशीली और मूछें हिटलर की तरह थी। मोमी ने दखल अंदाजी की तो ज़ारा ने इसे घूरा। तुमने देखा नहीं है ना इसे, वरना पट से गिर के बेहोश हो जाती। उफ, ज़ीशान सिकंदर जैसी आंखें। ज़ारा के मुंह से एक हसरत भरी खारिज हुई। वो आजकल ज़ीशान सिकंदर पर मरी थी। इन सब दोस्तों को मालूम था इसकी कैफियत चंद रोज़ है। जो ही कोई नई शक्ल नजर आई वो ज़ीशान सिकंदर की आंखों को भूल जाएगी, जिसका ताज़ा तरीन सबूत अभी कुछ देर पेशतर नजर आने वाले कोई मौसूफ थे जिनके दीदार से मोमी महरूम थी। कौन था, कहाँ देखा तुमने इसे? वो भी जानना चाह रही थी। तुम्हारे साथ वाले बंगले के गेट से अंदर आते देखा। गालबन यही रहता, तुम्हारे तो मज़े आ गए। रोज़ देखोगी एक हम है। इसने फिर ठंडी सांस ली तो अक्सर और मोमी ने बेहक वक्ती से धूप लगाई। सच मोमी, तुम ज़रूर इनके घर जाना। मौसूफ का बायोडाटा मालूम करने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारे फर्स्ट डोर नेबर है, सो हकूक है तुम्हारे। वो चालाकी से बोली तो सब मुस्कुरा दी। नीचे राहत किचन में मुख्तलिफ अशिया ट्रे में लगा रही थी। सना ये साथ वाले बंगले में दे आओ, फिर वापस आकर 3-4 और घरों में भी दे आओ। इन्होंने दस्तरखान से धाम कर ट्रे से पकड़ाई। अम्मी, पता नहीं यहाँ के लोग इन रवायती खलूसों को पसंद करते हैं या नहीं। वो हिचकिचाई। बेटा, अभी तक हम यहाँ किसी के घर नहीं गए। मेल जोल तो रखना पड़ेगा। इंसान माशरती हैवान है, दूसरों से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर हम कहीं आए जाएंगे नहीं तो लोगों के अखलाक के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? फिर पड़ोसियों की खबरगिरी करने का हुक्म है हमारे मज़हब में। जाओ शाबाश, हम जाएंगे तो कोई हमारे घर भी आएगा। वो नरमी से बोली तो इसे मानना ही पड़ा। एक हाथ से ट्रे पकड़े, दूसरे हाथ से इसने बैल दी। मार्बल की तख्ती पर वाज़े अल्फाज में शेर दिल हाउस का नाम चमक रहा था। वो मरूब सी हो गई। गेट इसी के हम उम्र एक लड़की ने खोला। इसे देखते लड़की ने खुशगवार मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। सना ने मुख्तसरन इसे अपने बारे में बताया। इसी असना में वो अंदर पहुंच चुकी थी, जहाँ एक बूढ़ी मगर बावकार खातून सफ़ेद साड़ी में मलबूस कोई किताब पढ़ रही थी। सना ने धीरे से सलाम किया। इस क़यामत की नोयत से आगाह होते हुए शर्मिंदा होगी। बेटा, मैं रोज़ इरादा ही करती रहेगी कि नए पड़ोसियों के हाथ जाऊँ, कल जाऊँ, और तुम आ भी गई। कोई बात नहीं आंटी, कल आ जाए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मेरी अम्मी और बहन आपसे मिलकर खुश होंगी। वो इखलाक से बोली। इस दौरान एक 65-70 साल की दरमियानी उम्र का एक आदमी भी इनके पास आ गया। मिसेस चेयरदी ने तारीफ करवाते हुए कहा कि ये मेरे ससुर संगीन खान है। जवाबन इन्होंने बड़ी शफ़क़त से सना के सर पर हाथ फेर कर हाल अहवाल दरियाफ्त किया। पलवशा खाने से बड़ी ट्राली लिए आ गई थी। सना ने माजरत करते हुए उठना चाहा, मगर इन तीनों ने कुछ खाए पिए बगैर इसे आने नहीं दिया। सना इन लोगों के बारे में अच्छे ख्यालात लेकर लौटी थी। मोमी की सहेलियाँ जा चुकी थी। राहत मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। मोमी टीवी देख रही थी। आवाज़ पूरे घर में फैली थी। वो फुल आवाज़ में टीवी लगाती थी। स्पोर्ट्स चैनल पर रेसलिंग लगी हुई थी। मोमी की दिलचस्पी काबिल दीद थी। अंडरटेकर इसका पसंदीदा रेसलर था। इस वक्त जो मुकाबला दिखाया जा रहा था वो पुराना था, कई बार पहले भी दिखाया जा चुका था, मगर मोमी रोज़े अव्वल से शौक को ज़ौक़ से देखी थी। माँ सदके जाए मोमी, और तेन कुछ नहीं पसंद आया? एक रेसलिंग, वो तो अंडरटेकर के देखने वाला की है, सेमियाँ वगैरह वो वाल टकरे होते हैं। तो हमारे घर भी पहले रेसलिंग चलती होती थी। मेरे चाचू यहाँ पे होते थे ना, तो जान के लगा के बैठते होते थे, तो टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो फिर ना मजबूरन कभी कभी देखनी पड़ती थी। तो मुझे रेसलर्स का कुछ पता है। तो अंडरटेकर तो और फिट है मुँह तेरे ते मोमी, बंदा कुछ अज नहीं पसंद रखे। वो तो पूरे फुल वॉल्यूम चलाए हुए कि इन्होंने आवाज़ों के नाल पूरा महल्ला जा सुने। सना उठ के इसे रेसलिंग से खास दिलचस्पी नहीं थी। मोमी के शौक थे फारिग औकात में वो जासूसी रुसाले पढ़ती या फिर VCR लगाकर रेसलिंग देखती। एक्शन से भरपूर मार धाड़ वाली फिल्में इसका दूसरा शौक था। एक्शन से भरपूर फिल्में तो मैं भी बड़े शौक से देखती हूँ। मार धाड़ वाली फिल्में बड़ी पसंद है मुझे। रोमांटिक मूवीज़ नहीं पसंद, मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद है। और ज़रा एक्शन होता है टॉलीवुड में, मैं ज़्यादा टॉलीवुड देखती हूँ। लेकिन वो भी जो बहुत ही भैड़े होंगे ना टॉलीवुड वाले हीरो, वो मैं मूवी नहीं देखती। या जो ज़्यादा उम्र सीधा होते हैं उन्होंने तो एक्शन भी नहीं जचता, वो लिए फिल्में नहीं मैं देखती। राहत देख रही थी वो पढ़ाई की तरफ कम और इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। जब देखो इसके हाथ में जासूसी नावल दबा होता है या फिर टीवी स्क्रीन के आगे बैठी वॉन डैम, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और जैकी चैन की फिल्में देखती मिलती। इनकी परेशानी फितरी थी, सना ही इन्हें तसल्ली देती। मां दा ना जेन खराब किया है पागल ने, मोमी ने।
ब्लीपी हाई करी रख दी। मिसेस शेरदिल और पलवशा दोनों वादे के मुताबिक अगले रोज़ इनके घर है। इन्हीं की ज़ुबानी इल्म हुआ कि मिस्टर शेरदिल फोत हो चुके हैं। इनकी एक बेटी और एक बेटा है। पलवशा अंग्रेज़ियत में मास्टर्स कर रही थी, जबकि बेटा पुलिस डिपार्टमेंट में था। वो अपने ससुर को भी शौहर की वफ़ात के बाद साथ ले आई थी, क्योंकि इनका कोई और बेटा नहीं था। बेटियाँ शादीशुदा थी, वो इनके साथ पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मिसेस शेरदिल ने ससुर की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो पोते पोती और बहू से खुश थे। पलवशा की बात पुप्पी के बेटे से तय हो चुकी थी। इसके एमए के बाद शादी होनी थी। इसका मंगेतर अरबाज डॉक्टर था। बस इसकी ख्वाहिश थी कि भाई भी जल्दी से कोई लड़की पसंद कर ले, ताकि इसके जाने के बाद माँ अकेली ना रहे। मगर वो सफाई से इस मौजू को टाल जाता। सना को देखते बेख्तियार दिल के नहा खानों में आरजुएं करवट लेकर बेदार हो गई कि काश भाई इस लड़की को पसंद कर ले, जो इनके लंबे चौड़े सहरंगेज सरापे के लिए बिल्कुल ठीक थी। माँ सदके जाए, पहली नज़र दे पर जाई भी पसंद कर ली। हौसला पलवशा बीबी। सना ने सोई हुई मम्मी को जगाकर ड्राइंग रूम की तरफ रवाना किया। मुंह हाथ धोए बगैर कच्ची नींद से बेदार किए जाने पर आने वाले मेहमानों को कोस रही थी। आज कॉलेज में कोई क्लास नहीं हुई। वो ज़ारा अक्सर जोशाफ और मदीहा के साथ तवील रकबे पर पहले कॉलेज में घूमती रही थी, इसलिए थकन हो रही थी। आधे वो खाना खाए बगैर सो पड़कर सो गई। अब सना ने मेहमानों के आने की इत्तला देकर इसे उठा दिया। अस्सलाम वालेकुम। इसने हत्तल मकान कोशिश की कि नागवारी इसके लहजे से यहाँ ना हो पाए। राहत ने इसे अपने पास बिठा लिया। ये मेरी छोटी बेटी है, मोमिना हसन। प्यार से हम इसे मोमी कहते हैं। सेकेंड ईयर की तालबा, इन्होंने तारुफ करवाया। पलवशा और वर्ष दरुशे की आंखों में पसंदीदगी थी। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है हमारी बेटी, नाम भी मुनासिब है मोमी। वाकई ये तो मोमी गुड़िया लगती है। दरवशे ने सराहा था। इसकी नागवारी दूर हो गई। थोड़ी देर में वो इनसे बेतकल्लुफ़ होगी। पलवशा अलबत्ता सना की तरह कम गो थी। धीरे धीरे मुस्कुरा दी। इसने नोट किया कि सना की तरह मोमी में एहतियात पसंदी और ठहराव नहीं है। बचपने के तासुरात शायद अभी तक इस पर से ज़ाहिर नहीं हुए थे। फिर भी वो इसे अच्छी लगी। शेरदिल के वफ़ात बल्कि शहारत के बाद इनके लब हंसी से नाशना ही रहे थे। 15 तवील वर्षों के बाद मुस्कुराहट इनके चेहरे पर चिपकी थी। इसने घर आकर शेरफ को कोई खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत खुश हुआ। भाईजान, ये खुशी, ये मुस्कुराहट दायमी हो सकती है अगर आप शादी कर लें। आपके बच्चों को हंसते खेलते देखना इनकी आरज़ू है। पलवशा ने मौका पाकर भाई को घेर लिया। हर चीज़ का वक्त होता है। मेरी शादी का भी जब वक्त आया तो हो जाएगी। वो पानी का गिलास वापस रखते हुए खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। आपको कोई लड़की तो पसंद नहीं है? इसने इसका चेहरा जांचा और कुछ जानने की कोशिश की, जिसमें हमेशा की तरह से नाकामी हुई। शेर अफगन का वजीर दिलकश चेहरा बेतासरी रहा। पलवशा, जिस आग में मैं जल रहा हूँ वहाँ किसी नर्म और गर्म जज्बे का कोई गुजर नहीं है। वीरानों में फूल खिल सकते हैं, मगर मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। वो बेहद संजीदा था। पलवशा शेर अफगन के पथरीले सर तासरात देखकर उठ खड़ी हुई। वो सब बेकार ही था। ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ देखिए कि फूल खिल सकते कि नहीं खिल सकते। दिसंबर का आखिरी अशरा चल रहा था। सर्दी मामूल से ज़्यादा ही पड़ रही थी। मम्मी 6 बजे के करीब बेतार होगी। वो बड़ी बाकायदगी से करीबी पार्क में टहलने जाती। इसे अब साइकिल चलाने का शौक हो गया। मदद से साइकिल लेकर नहीं चलती और 1 घंटे बाद ही वापस आती। मम्मी ने पर्दा सरका कर बाहर झाँका। हल्का हल्का अंधेरा और धुंध हर सू फैली हुई थी। इसे सारा मंजर किसी खौफनाक फिल्म का सीन लगा, जैसे अभी कोई बदरू नमूदार हो जाएगी। इसे अपने ख्यालात पर हंसी आ गई। वो दरवाज़ा खोलकर जॉगर्स पहनकर आहिस्ते से बाहर निकली। बाहर आते इसके दांत कपकपाने लगे। वो स्वेटर पहने बगैर निकली थी और दोबारा अंदर जाकर इसने बेड पर पड़ा स्वेटर पहना, मफलर लपेटा। इसकी साइकिल लॉन में खड़ी थी। मम्मी इस पर सवार होकर गेट से बाहर आ गई। चौकीदार ने रोकना चाहा कि धुंध आगे ना जाए। रात गिरने वाली ओस से सड़क पर फिसलन भी हो रही है, मगर मम्मी लापरवाह भी थी। राहत बेगम ने इसे मना भी किया था कि सुबह न जाना, क्योंकि मौसम की खबरों में बताया गया कि कल धुंध होगी, मगर वही और चौकीदार को गच्चा देकर निकल आई थी। धुंध की वजह से चंद फीट आगे की चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। अभी सूरज भी नहीं निकला था। धुंध की बदौलत मलजरा सा माहौल था। मैं तो एडी ठंड के कितने भी ना जावां। मम्मी का तो वैसे दिमागी तवाजन खराब है कसमें। एडी ठंड के भी साइकिल चलाने से दौर फिटे मुँह। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी ना काफ़ी साबित हो रही थी। मम्मी को अपनी हमाकत का एहसास खासी देर में हुआ, जबकि इसकी साइकिल किसी इंसानी वजूद से टकराई और पूरी कुव्वत से नीचे गिरी। बहुत चंगा आया। दाएं टांग साइकिल के टायर में घुस गई। वो बेख्तियार इसके हलक से चीख निकली। इसका सर पुख्ता सड़क से बुरी तरह टकराया। सेरफ कन गुस्से में उबलता मुड़ा, न जाने कौन अहमक था जिस धुन में साइकिलिंग का शौक पूरा करने आया था। वो खुद गिरते गिरते बचा था। अगर सामने इलेक्ट्रिक पोल को न थाम लेता तो यकीनन गिर पड़ता। वो मामूल के मुताबिक जॉगिंग और एक्सरसाइज करने निकला था। तेरा दिमाग ख़राब है, तू जॉगिंग एक्सरसाइज तो बगैर नहीं रह सकता। ओदा भी दिमाग ख़राब हो, साइकिल चला के तो बगैर नहीं रह सकती। बरसों से इसके मामूलात में तब्दीली नहीं आई थी। आज ये धुंध भी इसकी राह में मज़ाहम नहीं हुई थी। जिस्मानी तौर पर बेपनाह फुर्तीला और ताकतवर था। ये इसके पेशे का तकाजा था कि वो खुद को फिट रखता। अफसरान का कहना था कि अरसे बाद पुलिस डिपार्टमेंट में इससे अफसर आया। अधूरी चीख से जान गया कि ये कोई नुस्वानी वजूद है। वो आगे हुआ तो मंजरबाज से हो गया। लड़की सड़क पर मुंह के बल गिरी थी और इसकी टांग चलते टायर में फंसी हुई थी। शेरफ ने इसकी टांग को रहाई दिलाई। मोहतरमा, किस हकीम ने आपको मशवरा दिया कि साइकिल लेकर निकले? वो दरश्त लहजे में बोला तो मम्मी ने सर उठाया। चौका वो इसके करीब खड़ा था। इसने पल भर में इसका जायज़ा ले डाला। बड़ा सहरंगेज़ मर्द था। इसे मर्द ही कहना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र किसी तरह भी 30 साल से कम नहीं लगती थी। शेरफ को यूँ लगा जैसे इसे पहले भी देख चुका, मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा इसे। मम्मी ने अपना गिरा मफलर उठाकर कानों के गिर्द लपेटा। जस्ट अ मिनट, वापस इस पर सवार होकर मत जाए। शेरफ ने बेख्तियार आगे से हैंडल को थाम कर जैसे वार्निंग दी। नहीं चाहूँगी, वजह से नाराज़गी से बोली। आप बाहर ही क्यों निकली?
इसने इसे डांटा तो मोमी की पेशानी पर बल पड़ गया। आप क्यों निकले? शेर अफगन का दिल चाहा इसका दिमाग दोस्त कर दे, बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के अकड़ रही थी। वो वापसी के लिए मुड़ गई। दाएं टांग दर्द तो कर रही थी मगर वो इसका इजहार नहीं कर रही थी। ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में, आप नहीं करोगे तो फिर मुँह दिखाओगे। इसके माथे पर उभरा गोमट देखकर राहत को इस पर बेक वक्त गुस्सा और प्यार आया। इस रोज़ इसने कॉलेज से छुट्टी की, दूसरे रोज़ गई तो हल्का हल्का निशान तब भी माथे पर मौजूद था। दोस्तों के पूछने पर इसे साफ साफ बता दिया, बल्कि इस बदतमीज़ आदमी को भी कोसा जो इसे डांट रहा था। मोमी तुमने इसकी आंखें देखी थी? ज़रा बदतमीज़ी से आगे हुई। लो मुझे क्या पड़ी इसकी आंखें देखो। इतने सख्त लहजे में इसने मुझे डांटा कि मैं फ़ौरन भाग गई। इसने अपनी कारगुजारी बताई। अच्छा फिर अपने पड़ोसियों के घर गई? तो ज़ारा के लहजे में बेसब्री थी। नहीं मैं नहीं गई, सना गई थी और वो लोग भी आए थे। हाय वो कौन? जो शाफ शौक हुई। वही इस सारा के ज़िशान सिकंदर की आंखों वाले। वो गुस्से में उल्टा सीधा बोल गई। क्या वो भी आया था? सारा का इश्तियाक काबिल दिल था। जी नहीं, अभी मैंने इन मौसूफ का दीदार नहीं किया। तुम कहती तो जाऊँगी किसी रोज़। वैसे इसकी बहन से बात करूँ? इसने शरारत से आंखें नचाई तो ज़ारा ने इस बात में सर हिला दिया। ज़ारा तो वैसे बड़ी तरसी हुई है। सना ने मम्मी के कमरे में झांका। आज इसने नाइट बल्ब भी नहीं चलाया था, हालांकि वैसे जलाकर सोने की आ रही थी। इसने नाइट बल्ब चला दिया। साइड टेबल पर मम्मी की डायरी खुली हुई थी, दरमियान में पेन रखा था। इसने गौर से सोई मम्मी की तरफ देखा, जिसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। वो मध्यम रोशनी में डायरी के खुले सफ़ात पर निगाह दौड़ाने लगी। पप्पा के लिए। पापा ने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे साथ मिलकर बर्थडे का गीत गाऊँगा, मगर वो नहीं आए इस बार भी। केक पर लगी सारी शम्में बुझ भी गई। किसी ने सालगिरह का गीत भी नहीं गाया, ना मेरा माथा चूमा, ना गले लगाया। सना से बकिया नज़म पढ़ी नहीं गई। ये मम्मी ने इस वक्त लिखी थी जब वो चौथी क्लास में ज़ेर तालीम थी। इस वक्त भी फवाद हसन कहीं शहर से बाहर किए हुए थे। आज मम्मी की 17वीं सालगिरह थी। वही नज़म पढ़ते पढ़ते वो सो गई। इसके कहने पर राहत ने मिसेज शेरदिल को भी नहीं बुलवाया, बस वो तीनों ही थी। केक कटते ही मम्मी अपने कमरे में चली गई। सना को पता था कि आज वो जी भर के रोई होगी। फवाद हसन का फ़ोन भी नहीं आया था, शायद वो अपने बिजनेस में मसरूफ़ थे। मम्मी को धचका लगा। इसका कितना जी चाहा कि वो भी यहाँ होते, इसे सीने से लगाकर माथा चूमते, दुआएं देते। वो पुरानी वाली 6-7 साल मम्मी बनकर इनके सीने में छुपकर सिंड्रेला की कहानी सुनती। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते तो वो यूं ही सो जाती। सना इसकी डायरी रखकर मुड़ी, इसका माथा चूमा, इसका कंबल दुरुस्त किया, जो हमेशा की तरह आधा इसके ऊपर और आधा नीचे पड़ा था। सोने के अंदाज से भी इसकी लापरवाही का पता चलता था। हल्के से कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो बाहर आ गई। राहत भी जाग रही थी। रोते रोते सोई है, इसने धीरे से माँ को बताया तो इनका दिल तड़प उठा। अम्मी सो जाएं आप। वो नज़रें चुराकर अपने बेडरूम में आ गई। हेलो सर, मैं सहरिश बोल रही हूँ, डिफेंस से। यहाँ ब्लॉक 3A52 में कत्ल हो गया। वो पूरी पूरी सांसों समेत बता रही थी। क्या आपने खुद कत्ल होते देखा? दूसरी जानिब से सवाल किया गया। जी हाँ, मेरे सामने कत्ल हुआ। मैं मिसेस शाहरुख की भांजी हूँ, कल ही आई हूँ। अंकल ने आंटी को गोली मारकर लाश लॉन में क्यारियों के करीब दफन कर दिया। प्लीज़ जल्दी आए, मैं इनके कत्ल की नहीं गवाऊँ। अभी तक अंकल को पता नहीं चला कि मैंने इनकी हरकत देख ली, क्योंकि जब मुझे गोलियों की आवाज़ आई तो मैं सो रही थी। घबरा कर उठी तो देखा बेडरूम में आंटी की लाश पड़ी है और लड़की बुरी तरह रो दी। शेर अफगन मिसेस शाहरुख और इनके शौहर को अच्छी तरह जानता था। वो इनके सामने वाले ब्लॉक में रहते थे। औलाद ना होने के बायस दोनों में झगड़ा भी होता रहता था, क्योंकि शाहरुख का एक लड़की से चक्कर भी चल रहा था। मोहतरमा आप झूठ तो नहीं बोली, क्योंकि एडवेंचर और थ्रिलिंग के शौकीन नौजवान लड़के लड़कियां ऐसी गलत इतलात देकर इंजॉय कर रहे हैं। शेर अफगन एक बार फिर तस्दीक चाहिए। सर मेरी आंटी का मर्डर हो गया और आप कहने में झूठ बोली। जल्दी आए वरना कातिल भाग जाएगा। इससे पहले वो लड़की कुछ और कहती, दूसरी तरफ से यूँ लगा जैसे इसे रिसीवर छीन कर क्रैडल पर पटक दिया गया। और शेर अफगन ने घंटी बजाकर कांस्टेबल को बुलाया। इत्तेफाक से समीर भी आ गया। शेर अफगन ने फ़ौरन इस एड्रेस पर पहुंचने की हदायत दी। समीर 2 कांस्टेबलों को लेकर फ़ौरन रवाना हो गया। शेर अफगन सोच रहा था कि वाकई शाहरुख ने भी अपनी बीवी को मार डाला। इससे कुछ बैद भी ना था। अभी गुज़िश्ता हफ्ते पूरे ब्लॉक ने इनकी लड़ाई देखी थी। शाहरुख ने बीवी को मारने की धमकी दी थी। अल्लाह। राहत ने शरद पार निगाहों से मम्मी को घूरते हुए रिसीवर क्रैडल पर गुस्से से पटका। काफ़ी देर से वो इसकी झूठी दास्तान सुन रही थी। तो पहले मुँह से चांड मार के खोल अंदी रिसीवर। उन्होंने तो पुलिस का एड्डा कीमती टाइम ज़ाया करना। जे पुलिस बुलाया बेचारा चंगा निकल ही आया थे। मम्मी कोई मजाक नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट बच्चों का इदारा नहीं है। तुम्हें इल्म है झूठी इतला देने पर क्या हो सकता है? वो इनकी डांट सुनती रही, तंग आकर वो चली गई। मम्मी छत पर चढ़ गई। पुलिस जीप शाहरुख के गेट के आगे रुकी। ऑफिसर चौकन्ना अंदाज में अपना पिस्तौल संभाले उतरा। बेख्तियार इसकी हंसी छूट गई। आज इसने एक जासूसी नावल में इस तरह की कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक लड़की पुलिस को गुमनाम कॉल्स करके झूठी इतलात देती थी। मम्मी ने झट पुलिस का नंबर घुमा डाला और ज़बरदस्त अदाकारी की, जिसके सिले में पुलिस अब शाहरुख के घर आई हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद समीर वापस आके शेर अफगन थाने में था। आते समीर ने टेबल को ठोकर मारी। खैरियत? वो इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। पता नहीं हमारी माम को क्या हो गया, एडवेंचर और थ्रिलिंग के कितने गलत मानी लेती है। बिगड़ी नस्ल। इसने होंठ चबाकर अपना गुस्सा निकाला। इसे पता चल गया ये झूठी इतलात थी। टेक इट ईजी। अपने फ़राइज़ के अंजाम दी की खातिर कभी कभी हमें इस तरह की नागवार बातों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस्लाम में फ़ोन की घंटी बजी। शेर अफगन ने उठाया। हेलो ऑफिसर, लाश मिल गई है ना? शहती आवाज़ में पूछा गया तो इसका दिल चाह काश वो सामने होती तो उसका गला दबा देता। शेर अफगन ने ज़ोर से रिसीवर पर समीर बता रहा था। जब हम गए तो मिस्टर शाह ने खुद दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर फ़ौरन मुलाजमा को बुलाने लगे। मिस्टर शाहरुख भी भागी आई। मारे खिफ़्फ़त के समीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था।
इधर मम्मी हंस हंस कर फ़ोन पर दोस्तों को अपनी कारगुजारी बता रही थी। राहत करीब नहीं थी, सना पड़ोसियों के यहाँ गई हुई थी। पलवशा से इसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों की आदत यकसा थी, इसलिए मिल बैठ कर खुश होती। मम्मी सिर्फ एक बार इनके घर गई, मिसेस छेड़ती और इनके ससुर से गपशप लगा कर आ गई थी। पलवशा वैसे भी इसकी हम उम्र नहीं थी, बहुत कम बोलती थी, जबकि इससे ज़्यादा बातें करने वाले लोग पसंद थे। बकौल इसके के बाद उन्हीं लोग खुली किताब की तरह होते हैं, मक्कारी नहीं होती इनमें। खैर इसका अपना नज़रिया था, वो खुद बहुत बोलती थी। दोस्त भी इसकी तरह बनाई थी कि शौक हंगामा पर रोज़ नित नए मंसूबे बनते, जिसका मरकज़ी किरदार मम्मी खुद ही होती। जासूसी नावल पढ़कर वो खुद को बड़ी अक्लमंद समझने लगी थी। समीर, ये तेरी तीसरी कॉल है जिसके नतीजे में हम रुस्वा होते होते बचे। जिस जगह से हम अभी होकर आ रहे हैं वो एडवोकेट था। बड़ी खरी खरी सुनाई कि जहाँ कत्ल होता वहाँ तो आप पहुँचते नहीं और ऐसी गुमनाम कॉल्स पर दौड़ते आते हैं। समीर वाकई गुस्से में था। चलो करते हैं कुछ। शेरफ ने तसल्ली दी। तो तय था कि कॉल्स एक ही लड़की करती है। 2-3 रोज़ के वक्फे से फ़ोन आता कि डिफेंस के फलां ब्लॉक में कत्ल हो गया, चोरी हो गई, गवाह हो गया। यकीनन फ़ोन करने वाली कहीं आसपास ही रहती है। शेरफ पर सोच अंदाज में बोला। समीर ने कोई तबसरा नहीं किया, बड़ा खिजल हुआ था। गल तो सही है, जलील होने से शेरफ समीर को भेज देंदा, आप जाके जलील होवे तो लगे तेन पता कि अगे जाके हुणे किसी का कोई मरिया नहीं है, कतल नहीं होया, तो कहे भाई तुहाडा कतल होया, उन्होंने कहना तुहाडा सत्यानाश जावे, असीं चंगे भले साडा बंदा फिरदा वे तो तुसीं कतल पाई जाओ। हेलो ऑफिसर, यहाँ डिफेंस में वो 2 कत्ल हो गए, फ़ौरन आए वरना कातिल भाग जाएगा। शेरफ ने आवाज़ से पहचान ली कि वही लड़की है। बीबी हम कैसे आ सकते हैं? FIR के बगैर हम कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो रखाई से बोला। अच्छा काटे FIR। सॉरी, फ़ोन पर तो FIR नहीं काटी जा सकती, इसके लिए आपको थाने आना पड़ेगा। मगर मैं थाने कैसे आ सकती हूँ? तो फिर कातिल को खुद ही गिरफ्तार कर लें। इसने मशवरा देकर फ़ोन बंद कर दिया। चंद सेकंड बाद फिर घंटी बजी। देखिए मैं आ रही हूँ, मगर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं। आप FIR काटते रवाना हो जाए, वरना कातिल भाग जाएगा। अगर इसे इल्म होगा कि इसके कत्ल का ऐनी गवाह मौजूद है तो वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। लहजे में बड़ा खौफ भर के कहा गया। इसे वाकई डर लग रहा था अगर इसका पोल खुल जाता तो। वैसे साहब का तजर्बात ने इसे बेखौफ बनाया था। वो थाने जाकर FIR कटवाने पर राज़ी हो गई थी। तू आ तो सही, तेन दस स्वाद इदा के ओवर कॉन्फिडेंट होंगे जो अपने आप मरवाते। ज़हर लगते हैं मुझे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट बंदे। जासूसी नावल की हीरोइन तो बड़े आराम से इन मुश्किलात से बच निकलती, वो भी बच जाएगी। इसने हर जावे से जायज़ा लिया था। आहो एडी तो हीरोइन है ना, मनिया तू भी नावल दी हीरोइन है, लेकिन एक बंदा यार ये क्या तुक भाई, क्या आप नावल पढ़ रहे हो? ठीक है, आप नावल अपनी ना माइंड को रिलैक्स करने के लिए पढ़ रहे हो, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि तुसी अपने आप ने नावल दी हीरोइन तसव्वुर करना शुरू कर दो जी कि नावल दी हीरोइन ना लद्दा हो गया तो मेरा भी इदा हो सकता। ऐसे नहीं करना चाहिए। अम्मी मैं पार्क में जा रही हूँ। इसने किचन में मसरूफ़ माँ को इतला दी। वैसे भी पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, वो आधे घंटे में फारिग होकर आ सकती थी, किसी को पता भी न चलता। मरकज़ी गेट पर तैनात कांस्टेबल लड़की को साइकिल पर इसी तरफ आते देखकर ज़रा हैरान हुआ, क्योंकि इधर कम ही औरतें आती थी। कजा कि ये 9 उम्र से लड़की हुलिये से स्कूल कर लग रही थी। इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। लड़की साइकिल से गेट के आगे उतरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी साइकिल का ध्यान रखिए, मैं भी आती हूँ। मम्मी ने बड़े तमीज़ से सलाम किया तो खादिम हुसैन ने खुशदिली से सर हिला दिया। वो अंदर आ गई। थाने की इमारत बड़ी वसी और जदीद तर्ज तमीर की आयनादार थी। लंबे से बरामदे में दीवारों के साथ खुश रंग फूलों वाले गमले पड़े हुए थे। एक सिपाही ने मतलूबा कमरे तक इसकी रहनुमाई की। अंदर जाते हुए पहली बार इसे डर सा लगा। सारी बहादुरी भाप बनकर उड़ती महसूस हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बेख्तियार समीर चौंका। वो दरवाजे के सामने ही था। शेरफ भी मतवज्जा था, यानी शिकार चारे पर मुँह मारने वाकई आ गया था। आइए आइए। समीर इसे पहचान के यूँ लगा जैसे वो इसके घर के ड्राइंग रूम या क्लासरूम में आने की इजाज़त मांग रही है। काली फाइल वाली लापरवाही लड़की को वो भूला नहीं था। शेरफ ने सामने खुली फाइल से सर उठाया। तो आप FIR कटवाने आई हैं? वो इसके चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लेता हुआ बोला तो मम्मी के सहन में कोंदा लपका। ये वही था जिसने साइकिल से इसकी टांग निकाल कर डांटा था। इसे महसूस हुआ जैसे वो गलत शख्स के पास चले। शेरफ भी इसे पहचान चुका था। समीर इन्हें बिठाओ, खातर मदारत करो। वो तंजिया लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ। समीर ने निगाहों में रहम की दरख्वास्त की। हाँ तो कुछ याद है आपको कि ये कौन सा वाला कत्ल है जिसकी इत्तला हमें दी जा रही है? बेहद सख्त लहजे में बोला तो मम्मी को यूँ लगा जैसे इसकी अभी शामत आई। शाबाश, बोलिए कैसे कत्ल हुआ ये? वो खामोश रही। मालूम है आपको कि इस तरह की गलत इत्तलात से हमारा कितना वक्त ज़ाया होता है? मैं आपके वालिदैन को बताऊंगा, कम अज़ कम अपनी औलाद की सरगर्मियों पर तो निगाह रखें। शाबाश, अपना एड्रेस बताइए। वो खामोश रही तो वो दोबारा धाड़ा। हरी अब। वो रिपोर्ट की तरह बोलती कि शेरफ हैरान हुआ। ये तो यानी इनके घर साथ वाला घर था जिसके मकीनों की तारीफ़ें इसके तमाम घर वाले करते नहीं सकते थे, मगर अभी तक इसे नए पड़ोसी से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। समीर मैं अभी आ रहा हूँ। इसने गाड़ी की चाबी उठाकर मम्मी को बाहर आने का इशारा किया। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। देखें, आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। मेरी अम्मी को कुछ मत बताइए, वो हर्ट होंगी और मुझे डांटेगी। मुल्तजी लहजे में बोली। शेरफ सर झटक कर जीप का दरवाज़ा खोलने लगा। मेरी साइकिल बाहर खड़ी, मैं इस पर आ जाऊँगी। इसने इनकार किया। शेरफ घुमा इसका बाजू पकड़ कर आगे कि इसे बेपनाह ज़िल्लत महसूस हुई, क्योंकि इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। बहुत चंगा है तेरे वगरियां जड़ियाँ बहुतियाँ अपने आप को तोप चीज़ां समझदी ना, उन्होंने अलग ही कुछ होंदा, डिज़र्व करती हैं भाई। साइकिल आपको मिल जाएगी। इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। मम्मी खौफज़दा थी, ना जाने अम्मी ने इसका क्या हाल करना था। इसे तो ज़रा सी डांट भी नहीं सही चाहती थी। फिर ये पुलिस ऑफिसर तो वाकई पुलिस ऑफिसर लगता था। चेहरे पर सख्ती पर थ्रिले से तासरात फौलाद से गिरफ्त उतरी। इसने घर के आगे गाड़ी रोकी। अंदर पलवशा और मिसेस शेरदिल भी मौजूद थी। ऐसी जिल्लत का इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। राहत वर्दी में मलबूस मर्द के साथ मम्मी को देखकर हैरान हुई।
सना भी निकला। यकीनन मामला संगीन था। मम्मी का झुका सर ही सबूत था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आपकी साहबजादी को थाने से लाया। इलाही खैर। राहत ने सीने पर हाथ रख लिया। मिसेस शेरदिल को आवाज़ शेर अफगन की लगी। दोनों माँ बेटी बाहर आ गए। शेर अफगन ने सारा किस्सा सुनाया तो बाद में तारुफ हुआ कितनी बेइज्जती हुई थी इसके सामने, क्या सोचता होगा वो। राहत ने इसके सामने मम्मी को खूब डांटा। सबके सामने डांटे जाने पर बेख्तियार इसके आंसू निकले। शेर अफगन 15-20 मिनट बैठा। राहत और सना इसके किरदार की पुख्तगी की कायल हो गई। बहरहाल इन्हें से मिलकर खुशी हुई और दरवशे के मुकद्दर पर रश्क आया। ऐसे मजबूत होनहार बेटे तो किस्मत वाली माओ को मुकद्दर होते हैं। इन्होंने बरमला इजहार के साथ ही मम्मी की बदतमीजियों का रोना रोया। बच्ची है राहत बहन, अभी उम्र ही क्या, वक्त के साथ संभल जाएगी। इन्होंने आजुर्दा सी राहत का हाथ दबाया। भला ये कैसे संभल जाएगी, इतनी सी लड़की और हिम्मत देखो, थाने पहुंच गई। अगर शेर अफगन की बजाय कोई और होता तो। थानों के माहौल से तो आप भी वाकिफ है, मुहाफ़िज़ लुटेरे बन जाते हैं। अगर इसे कुछ होता था तो मैं इसके बाप को क्या मुँह दिखाती। वो रो पड़ी। सना भी तो है ना, इसने मुझे कभी तंग नहीं किया, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। काश थोड़ी सी अक्ल अल्लाह इसे भी दे दे। दरवशी हौले हौले राहत का हाथ थपकने लगी। इनकी परेशानी बेजा थी। रात सना मम्मी को खाने के लिए बुलाने गई तो इसने इनकार कर दिया। फुल आवाज़ में डेग लगाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सुबह वो बुखार में फनक रही थी। राहत और सना के हाथ पैर फूल गए। गुस्से में से डांट तो दिया, अब इसकी हालत देखकर रो रही थी। सना ने पलवशा को फ़ोन कर दिया। इसने 15 मिनट में अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया क्योंकि सना और राहत कहीं भी आती जाती नहीं थी। डॉक्टर के क्लिनिक के बारे में लाइलमी थी। दोनों माँ बेटी खुद भी इसके घर पहुँच गई। राहत मम्मी के सराहने बैठी रो रही थी। सना अलग परेशान थी। कल डांट खाने के बाद इसने पलट कर एक लफ्ज़ भी निकाल दी थी। दिल में खोलती रही, वो बेपनाह हसास थी। सबके सामने अहानत के तसव्वुर ने इसे मजरूसा कर दिया। तो बंदा देख कर तू ना करे के बाद च बिस्त होना पवे। सही बात है, सही बिस्त हुई हो तुम। शेर अफगन जल्दी लौट आया। दरवशे ने इससे भी कहा कि मम्मी को देखा। माँ की जिद से मजबूर होकर वो आ गया। सना ने इसे ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद माँ को इतला दी जो मम्मी के सराहने बैठी सूरतें पढ़ कर फूंक रही थी। इधर ही ले आओ। इन्होंने इशारा किया। मम्मी की आंख से आंसू टपकर गालों से लुढ़क कर थोड़ी पर आए। राहत ने बेख्तियार इसके सर अपनी आगोश में रख लिया। मम्मी आइंदा नहीं डांटूंगी, आंखें खोलो मेरी जान। इन्होंने इसका माथा चूमा। शेर अफगन ये मंजर देखकर बहुत मुतासिर हुआ। इसने इशारे से इसकी तबीयत का पूछा। इसी वक्त मम्मी ने आंखें खोल दी। राहत ने शुक्र अदा किया। बेटा तुम बैठो, मैं शुक्राने के नफल पढ़ के अभी आती हूँ। जाना नहीं। अब मम्मी को होश आ गया। इदा दी माँ तो देखो वो प्राइवेसी फ्राहम कर रही है अपनी धी नूं ते नाल महल्ले वाले मुंडे नूं। इन्होंने प्यार से इसका माथा चूमा और बाहर चली गई। मम्मी बेड से टेक लगाकर बैठ के इसकी मौजूदगी से डिस्टर्ब कर रही थी। अब कैसी तबीयत है वो बोला। और हालांकि यहाँ आने को इसका दिल नहीं चाह रहा था। यहाँ यानी ऐसी लापरवाह लड़की की आदत भी की जाए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला हमें। वो तलखी से बोली। कंबल फेंक कर उतरा ही। सना चाय लेकर आ रही थी। रुको मम्मी, आराम करो। वो ट्रे हाथ में थामे खड़ी रहेगी। मम्मी साइड से निकल गई। मिस सना आप माइंड मत कीजिएगा, बेजा लाड प्यार से आपने अपनी बहन को सर पर चढ़ा लिया, थोड़ी सी सख्ती करें इनके ऊपर। वह संजीदा सी सना को देखते हुए बोला। दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसने कितने सलीके से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। नशिस्तों बर्खास्त में भी रख रखाव था। हर जुमला सोच समझ कर बोलती थी। शेर अफगन चाय पीते हुए सना के बारे में सोच रहा था। जब वो वापसी के लिए निकला तो मम्मी लॉन में टहल रही थी। भागकर इसके पास आई। मेरी साइकिल पहुंच जानी चाहिए, वो तहकम से बोली तो उसे बहुत गुस्सा है। वो सामने खड़ी, कल रात को छोड़ गया था मैं। वो लंबे लंबे डग फटता निकलता चला गया। मम्मी के दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश साइकिल के बजाय इसके पास ट्रक होता तो इस मगरूर से शख्स को कुचल देती, फिर वैसे कभी न डांटता। वो सुबह पार्क में पैदल चली गई। इक्का दुक्का लोग थे। सर्दी के बाद रौनक मान पड़ गई थी। इसके सिवा पार्क में और कोई लड़की नहीं थी, बस वो अकेली थी। वो अलग होकर टहलने लगी। एक्सरसाइज करते शेर अफगन को देखकर इसे हैरत नहीं हुई। बेनियादी से दरख्तों के पीले पत्तों को देख ली थी। इसे अकेले पाकर दो लड़के करीब चले। दोनों इसे तारुफ हासिल करना चाह रहे थे। वो उन्हें घूरकर शेर अफगन के पास टहलने लगी। इन्होंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। प्लीज़ अपना नाम तो बता दें, एक ने फरमाइश कर दी। वो शेर अफगन के पास चलिए। देखिए लड़की मुझे तंग करे। वो घूमा, तब तक वो रफू चक्कर हो गए थे। मम्मी बेख्तियार खिलखिलाई। वो हैरान हुआ मगर इसकी मुस्कुराहट का सबब नहीं पूछा। वो फिर दूर हटकी और कनखियों से देखने लगी। यकीनन बहुत सी लड़कियों के साथ इसके चक्कर होंगे, इसलिए तो अभी तक शादी नहीं की। शेर अफगन वापस मुड़कर दौड़ना शुरू हो गया। वो भी हड़बड़ाकर उठी। सारा पार्क खाली था। इदा दी लापरवाह लड़कियां ना जब कुछ ना कुछ अपने भुगतती हैं ना तो फिर इन्होंने सुकून आता। ऐसी लड़कियों को होना ही नहीं चाहिए। इदा दी हट धर्म नूं दो चंडा मार के घर बिठाया होवे, आई वड्डी। फिर इसे पता भी नहीं चला और बंद दरवाजे खोलकर दिल के नहा खाने में रोबपोश हो गया। वो इसको निकालने की कोशिशों में बेहाल होगी। खुद को डांटा, मलामत की। वो इतना संजीदा बादशाह सा मर्द है, कभी भी इसे लिफ्ट नहीं कराएगा। मगर दिल ने सारी दलीलें रद्द कर दी थी। चलो माँ सदके जाए, जितना पलट कुतरा बैर सी हुन दिल दा मकीन बना लिया। वाओ रीज इड्डी तेरी गुड़ी उर्दू। इसकी कोई कैफियत दोस्तों से छुपी न रह सकी। खुद राहत और सना भी इसमें तब्दीली महसूस कर रही थी। काफ़ी दिनों से इसने किसी जासूसी नावल का हाथ नहीं लगाया, ना टीवी को छेड़ा। अक्सर लॉम में घूमती नजर आती। इसका सबब इन्होंने बाप से दूरी को करार दिया। फवाद ने भी तो पलट कर 1 साल से खबर नहीं ली। मम्मी का ये रवैया फितरी था। अब वो पलवशा की तरफ भी जाने लगी थी। इसके फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स करीब थे, जिसके बाद इसकी शादी हो जानी थी। सना दरवशे के साथ बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी। इनकी दूसरी रिश्तेदार ख़वातीन भी आ गई थी। घर में छोटे मोटे मेले का सा सामान था।
मम्मी को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। आते जाते पलवशा की कज़न से छेड़ती तो पलवशा के चेहरे पर कितने रंग बिखरते थे। मम्मी बस देखे जाती। जैसे वो आखिरी पेपर देकर आई, सना भी चली गई। वो इसे माइयों पर ओढ़ने वाला दुपट्टा देने गई थी जिस पर किरण लगाने का काम इसे सौंपा गया था। मम्मी पहले वहाँ मौजूद थी। कल पलवशा माइयों बैठ रही थी। ढेरों काम पड़े थे, सना भी शामिल होगी। मम्मी तो बस हाओ होकर रह गई। फिर माइयों वाले रोज़ खूब दिल लगाकर तैयार हुई। सना से हल्का हल्का मेकअप भी करवाया। दोनों बहनें बहुत प्यारी लग रही थी। मुँह में पीले चूड़ीदार पजामे, हमरंग कमीज़ और बड़े से दुपट्टे में अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। राहत ने अपने सहारे वाले झुमके भी से पहनाए तो सुहाना रूप और भी खिल उठा। बालों को घुंघरुओं वाले परांदे में जकड़े वो बेपनाह खुश थी। लड़कियां दूल्हे वालों की इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ थी और फूलों से भरी तश्तरियाँ डेकोरेट कर रही थी। मम्मी की बेताब निगाहों ने शेरफ को उनके घर भर में तलाश कर डाला। वो कहीं नहीं था। वो समीर और अपने कज़न के साथ बाजार किया हुआ था, पलवशा के लिए सजाई जाने वाली चौकी के लिए फूट खरीदने जो कम पड़ गए थे। फिर खासी देर बाद इसकी वापसी हुई। पलवशा ने मम्मी को उसके कपड़े इस्त्री करने को कहा। हंगामे में किसी को याद ही नहीं रहा। वो आंटी से पूछकर इसके कमरे में आ गई जहाँ बेड पर पैकेट में इसके कपड़े पड़े हुए थे। इसने इस्त्री लगाई। आयरन स्टैंड बाहर था। वो कारपेट के ऊपर चादर बिछाकर कपड़े इस्त्री करने बैठ गई। कलफ लगे कपड़ों को इस्त्री करना भी मसला था। खुद इसने अपने कपड़े कभी इस्त्री नहीं किए थे। साना राहत या मुलाजिम ही करता। खुले दरवाजे से शेरफ ने पीले कपड़ों की झलक देख ली। इसका ख्याल था कोई कज़न ही होगी, मगर अंदर आकर पता चला ये तो मम्मी है। वो शलवार इस्त्री कर रही थी। रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। इसने रोकना चाहा मगर वो नहीं मानी। फिर इसके देखते देखते कमीज़ एक जगह से अच्छी खासी जल गई। वो हरासा हो गई। समीर भी आगे खौफजदा होकर बाहर निकल गया। हर कदम पर छन छन करती वो सीढ़ियाँ उतर गई। समीर हंस रहा था। ये वही है ना, फ़ोन वाली बतजाहल अरफाना से बोला। जी हाँ, पता नहीं किस अहमक ने मेरे कपड़े से इस्त्री करने के लिए दे दिए। वो वार्डरोब खोले दूसरे सूट देख रहा था। शेर, इस लड़की बेचारी लड़की से तो तुम्हें खुदा वास्ते का बैर हो गया। तुम में तो हिस्से लतीफ़ ही नहीं है। बिल्कुल आ रही हो इस चीज़ से तो। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। मुझे केयरलेस लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। इन मोहतरमा से तो अल्लाह बचाए। इतनी छोटी भी नहीं है। बड़ी बहन सिर्फ 3 बरस पड़ी है, मगर इसमें मेच्योरिटी है। शेरफ खान ने बिलाकर एक सूट मुंतखब कर ही लिया। समीर लापरवाही से मैगजीन देखने लगा। शेरफ खान परफ्यूम का स्प्रे करने के बाद घुमा तो समीर बेख्तियार से रहा। शेर, वाकई शेर लग रहे हो। इसकी तारीफ़ करने का अपना स्टाइल था। वो इसका पूरा नाम लेने के बजाय शेर कहता था। ये मुखलिस सा समीरी से बहुत अजीज़ था। उठो चलें। शेरफ खान इसे साथ लेकर निकल आया। लड़कियां सताइशी निगाहों से इसे देख रही थी। मम्मी को यकीन नहीं आ रहा था मर्द इतने दिलकश सहरंगेज भी हो सकते हैं। बाप के बाद वो पहला मर्द था जिसने इसके हंस के तारों को छेड़ा था। इसका वास्ता ज़्यादा मर्दों से कभी पढ़ा ही नहीं था। हाँ, जब वो हाई क्लासेस में आई तो इसे मर्द टीचर जी पढ़ाते थे, मगर शेरफ खान जैसा मुकम्मल मर्द इसे कहीं नज़र नहीं आया था। अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद मम्मी ने इसे मुकम्मल मर्द का खिताब देकर पास कर दिया। हर तरफ से आंखें बंद किए वो इसी सोच रही थी, उम्र का ये दौर कितना ख़तरनाक होता है। मोमिना हसन को इसका कतईयत एहसास नहीं था। पलवशा की रुखसती के बाद फैलावा समेटने के लिए सना राहत के कहने पर यहीं रुकी। मज़े की बात यह थी कि सारे दिन की भागदौड़ के बाद मम्मी बिल्कुल नहीं उकताई थी। दरवाजे का सर भारी हो रहा था। सना ने चाय के साथ डिस्प्रिन देकर आई। शेरफ खान के कमरे की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसने मम्मी को बुला लिया। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। सना ने महसूस ही नहीं किया शेरफ खान कमरे में अंधेरा की ईजी चेयर पर नींद दराज था। ये बहनें भी क्या चीज़ होती हैं, पास हो तो मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। दूर जाकर रगो पै को धड़का के रख देती हैं। पलवशा इसकी छोटी लाडली इकलौती बहन जो वक्त से पहले संजीदा हो गई थी। इसने बेदर्दी से जल्दी आंखों को रगड़ा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और कोई अंदर आ गया। मम्मी का घुंघरों वाला परांदा और पाजेब छन छन करती इसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। इसकी लापरवाही का वही आलम था। दुपट्टा फंदे की तरह गर्दन में लिपटा हुआ था, जिस बात का सबूत था कि इसे दुपट्टा संभालने की आदत नहीं। वैसे भी वो ज़्यादातर जीन्स के ऊपर रंग बिरंगी कमीज़ जेब तन करती थी और स्कार्फ मारे बांधे शानों पर लटका लेती। हाँ, मगर पलवशा की शादी मुकम्मल शलवार सूट और दुपट्टे में नजर आई। ये लें चाय। इसने नीम अंधेरे में बैठे शेरफ खान की तरफ गरम गरम चाय का कप बढ़ाया। बेध्यानी में कप की बजाय इसके हाथ में मोमी की कलाई आ गई। इसका पूरा वजूद आंधी की जद में आए खजाने से पत्ते की तरह कांपा और सारा कप उलटकर शेरफ खान पर गिरा। माँ सदके जाए, मुंडा साड़ा था। वो अचानक उठा। अच्छी खासी जलन हो रही थी, खासतौर पर हाथ तो छुले सी गया। वो जलन बर्दाश्त करके मोमी शर्मिंदा सी थी। अब जाएं और चाय लाने की जहमत मत कीजिएगा, वो रखाई से बोला। देखिए, आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं थी। असल में शेरफ खान शायद ऐसी बातों को खातिर में नहीं लाता था। वो लड़की तो सर से पैर तक नए रंगों में डूब चुकी थी। राहत ने मिसेस शेरदिल से सना की कहीं बात चलाने के लिए कहा। फवाद खुद ही बहुत परेशान थे। रात वो दोनों बहनें सोई हुई थी तो इनका फ़ोन आया। शेरफ खान को देखकर इनके दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश इनकी सना का मुकद्दर बन जाए। मम्मी तो सब छोटी थी। सना अपने कद काट और भरे भरे जिस्म के साथ अपनी उम्र से 2-3 बरस बड़ी लगती थी। इसके मजाज में संजीदगी भी तो बेइंतहा थी। हाँ, इसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था। पलवशा की शादी में कई औरतों ने अपने ख्यालों में अपने बेटों के साथ मिलाकर देखा, बल्कि पलवशा की 2-3 कज़न्स को मम्मी भी बहुत पसंद आई। कितनी शरारती, जिंदा दिल और हंसमुख थी। सबूही ने तो मजाक मजाक में पलवशा को मशवरा दे डाला कि इसे अपने भाई के लिए मांग लो, कम अज़ कम मुस्कुराया तो करेंगे। सबूही भाई को इमेच्योर लड़कियाँ पसंद नहीं, फिर ये तो खासी छोटी भी है, कहाँ सूट करेगी इनके साथ। इसने साहब को इसे कहा। हाँ, ये तो ना को इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लड़की, क्यूट सी गुड़िया जैसी। रुमाना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ी। सच शुक्र कि मम्मी ने तबसरे नहीं सुने। वो हंस पे मामूल अपने आप में मगन रहती थी। अम्मी की परेशानी को कोई एहसास नहीं था। बस कलाई से खुशबू लिपटी रहती, जिसे महसूस करते करते वो नींद की वादियों में उतर जाती, जहाँ फूलों से भरे सब्ज़ारों में मस्त मौसम में शेरफ खान इसके हमरा होता। वो इसके साथ दौड़ती चली जाती, बादलों में डोलती। इसे कितना शौक था कि पहाड़ों पर दिखाई जाने वाली रुई के गाले छुए और पकड़े, पिलाकर अपने आंचल में गिरा लगाकर बांध ले। ख्वाबों में वो देखती थी कि वो बुलंद जगह खड़ी है, एक ढलवान सी पहाड़ी है। वो इस पर चढ़कर बादलों को छूने की कोशिश कर रही है। इसकी कदमों में धनक बिखरी है।
इन खूबसूरत ख्वाबों का अक्स इसके चेहरे पर झलक आता, आंखों में सितारे दमकते, जुगनू से चमकते। वो पहले भी बहुत हंसी थी, मगर अब तो मुस्कान इसके होंठों से जुदा नहीं होती थी। अक्सर ने एक रोज़ इसे उगलवा ही लिया और फिर सब दोस्तों को बता दिया। देखा, मैं ना कहती थी कि इसकी आंखें बहुत सैरंगेज़, और अपनी मोमी डूबी गई। ज़ारा ने गर्दन रगड़ाई। सब बेफिक्र घरों की खाती पीती लड़कियाँ थी जिन्हें गम का मतलब नहीं पता था। मतलब तो मोमी तो इस कैफियत से आशना नहीं हुई थी, बस मुस्कुराती रही। शेरदिल खान की 16वीं बरसी थी। पलवशा को अरबाज और शेरफ ने बिल्कुल बमुश्किल चुप कराया। यही हाल मामा का था, जबकि दादा अबू अलग उदास थे। 16 बरस गुजरने के बाद वजूद बेटे की जुदाई का सदमा कम नहीं हुआ था, जबकि शेरफ ने खुद को खासा कंपोज किया हुआ था। आंखें जब्त की शिद्दत से अंगारा बनी हुई थी। भाईजान, वो जिंदा है, आप इसे किसी तरह ढूंढे और फांसी के तख्ते तक पहुंचाए ताकि हमारे सीनों में सुलगती आग ठंडी हो। पलवशा ने रोते रोते निढाल अंदाज में अपना सर भाई की आगोश में रख दिया। दिल तो मेरा यही चाहता है कि इसके पूरे ख़ानदान को गोली से छलनी कर दूँ, मौत की नींद सुला दूँ, ताकि इसकी औलाद और बेवा हमारे गम को महसूस करें। 16 बरस हमने जलते हुए अंगारों पर जलते गुजारे। जिस रोज़ भी मुझे क्लू मिला, मैं दिन रात का फ़र्क भुलाकर काम करूँगा। अपने बाप के कातिल को फांसी के तख्ते पर देखना मेरी भी आरज़ू है। फिर इस रात शेरफ सारी रात जागता रहा, बल्कि इस घर के बाकी तीनों फर्द भी एक पल के लिए न सो सके। आज से 16 बरस पहले घर में शेरदिल की गोली से छलनी लाश आई थी। इस वक्त वो कोयटा में रहते थे। दादी जान तो जवान जहान बेटे को मुर्दा देखकर खुद भी हौसला छोड़ गई। सुबह 2 जनाजे उठे, एक शेरदिल और दूसरा इसकी माँ का। शेरफ कर मेट्रिक का तालिब इल्म था। बाप की शहादत ने दोनों बहन भाइयों को बेपनाह संजीदा और मोहतात बना दिया। 7-8 साल पलवशा तो ऊंची आवाज़ में हंसती तक ना थी, खुद दरवशे को हर वक्त फिक्र रहती। जैसे ये बच्चे भी शेरदिल की तरह इनसे छिन जाएंगे, वो इनके पीछे पीछे फिरती रहती। संगीन खान को चुप लग गई थी। कुछ अरसे बाद वो कराची चले आए। संगीन खान ने बड़े चाव से शेरदिल की बीवी बच्चों के लिए शेरदिल हाउस बनवाया। अब इनका जीना मरना इनके साथ था। शेरफगन बाप की तरह पुलिस डिपार्टमेंट में ही गया। पलवशा भी अपने घर की हो गई थी। अब शेरफगन का मसला तो इस हादसे ने इसे तोड़ फोड़ दिया था। वो सच सा मजाज सा हो गया था। इसके हम उम्र दूसरे कजन्स 2-2 बच्चों के बाप भी बन गए थे। इसने अभी तक लड़की पसंद नहीं की। दरवशे को यकीन था कि इस घर में शेरफगन के हवाले से आने वाली लड़की से बदल डालेगी। इन्होंने सना के हवाले से इसे साफ साफ बात करने का फैसला किया। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं फ़िलहाल इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं कौन सा भी कह रही हूँ, वो भी पढ़ रही है। 1 साल के बाद शादी करेंगे, तब तक तुम भी खुद को तैयार कर लो। आप इन लोगों से कोई बात तो नहीं की? वो मतफक्कर नज़रों से देख रहा था। नहीं, इन्होंने मुख्तसरन जवाब दिया। तो प्लीज़ अभी कोई बात मत करें, कम से कम 4-6 माह तक तो बिल्कुल नहीं। अफगन की खुशियों पर हमारा कोई हक नहीं। कब तक सच्ची खुशियों के लिए हमें तरसाते रहोगे? मैं बहुत अकेली हूँ। पलवशा के बाद इन दरो दीवार की तन्हाई और भी बढ़ गई। अपना नहीं तो मेरा ख्याल कर लो। वो अचानक ही बिखर गई। शेरफगन घबरा गया। ठीक है मामा, आप जो चाहे करें। इसने बिला मशरूत हथियार डाल दिए। जानता था कि इसकी माँ ज़ब्त की इंतहा पर ही बिखरा करती है। राहत बहन, फवाद साहब कब तक आएंगे? वो इस सवाल पर चौंके। कुछ पता नहीं, इन्होंने कंपनी के ब्रांच बैंकॉक में खोली है। नया नया मामला, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है, इनके आने पर सारे मामला तय हो जाएंगे। मैं आपसे अपने बेटे के लिए सना बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। राहत को यकीन नहीं आ रहा था। बेशक ऊपर वाला बड़ा बेनियाज था। इन्होंने जो सोचा वही हो गया। दरवशे बात इनके कान में डाल गई थी। राहत ने इसी रोज़ फवाद को फ़ोन किया। फवाद ने दरवशे को फ़ोन किया। वो बेपनाह खुश थे। बहुत बड़ा बोझ जैसे सर से हट गया था। मोमी के लिए भी इन्होंने सोचना था। फवाद के आने पर मंगनी और फिर शादी का प्रोग्राम था। दरवशे के तमाम ख़ानदान को खबर हो गई थी। शेरफ इनकी खालाएँ बहुत खुश थी। पलवशा सना को छेड़ती तो इसके मुस्कुराहट से नाश नालब मुस्कुरा उठे। इस सारे हंगामों में एक वजूद ऐसा भी था जो चुपचाप अपनी खोदी कब्र में दफन हो गया। कॉलेज से आते ही मोमी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती, फिर शाम को निकलती, फिर 7 बजे से पहले दोबारा कमरा नशीन हो जाती। चलो तुमको बताते हैं कि तुमको देखकर दिल ने कहा तुम रिश्ता जान से भी बढ़कर हो। दुआ की सरहदों पर जो अधूरी है ऐसी तमन्ना हो। मेरे दिल का मुकद्दर हो कि तुम एक रोशनी बनकर शफा लेकर किसी दस्ते मसीहा की तरह उतरे हो वे हर ज़ख़म जहाँ पर हो। चलो तुमको बताते हैं कि तुम इमाम हमारा हो। सराय दोहर में अंदेशा ज़िंदगानी में तुम ही दिल का सहारा हो। जो रूह के आसमां पे जगमगाया है मोहब्बत से सुहानी शाम की चाहतों का पहला सितारा हो। वफ़ा का इस्तियारा हो। तुम्हारे कुर्ब की खुशबू से पत्थर की तरह हमने सुलगती धूप में फैलाव पाया है। तुम्हारे प्यार के रंगीन कंवल ठंडी हवा से सरसराते हैं कि हम सामन में भीगे पेड़ों को छू लें तो तुम्हारे लमस की खुशबू के लम्हे जगमगाते हैं। चलो तुमको बताते हैं कि हमने ज़िंदगी के सब वर्क लेकर सभी सत्रों में लिख ली है तमन्ना तुमको पाने की। ज़माने भर में शायद कातबे तकदीर के हाथों मेरे दिल ने लिख ली है तुम्हारी चाह की ख्वाहिश। तुम्हारी आरजुओं का जो एक इदराक है मुझ में किसी में हो नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कुराहट का जो एक अरमान है मुझ में किसी में हो नहीं सकता। चलो तुमको बताते हैं, चलो तुमको बताते हैं। मगर इसे कुछ बताने से कबल ही ख्वाबों के तमाम सिलसिले झटके से टूट गए। भला इसका इससे क्या रिश्ता था जो इसने कच्ची सोचों में से भर लिया? वो इसके लिए तो था ही नहीं। वो तो इसके लिए क्यों सोचती रही थी? सना की आंखों में जुगनू के दमकने लगे। पलवशा की छेड़छाड़ से अक्सर इसने इसके रुखसार सुरख होकर दहकते देखे थे। सना ने अब इनकी तरफ जाना कम कर दिया था। पलवशा रहने के इरादे से आती तो वो तब जाती, वो इसे घंटों बिठाए रखती। मुझको एक दिन अजनबी आंखों की खामोशी ने समझाया कि मुनहदिम होते हुए ख्वाबों की दिलदारी कभी अच्छी नहीं होती। मम्मी बड़ी चुप चुप हो, कॉलेज में किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, इसने करवट बदली। राहत को आज इस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो इसके पास ही लेटी हुई थी। अम्मी मैं पापा के पास बैंकॉक चली जाऊँ, इनसे कहे ना वो मुझे बुलवा ले। ये नया की ड्रेस के दिमाग में किल बुलाया।
जानू, सना की शादी के बाद हम जाएंगे। अम्मी ने कहा। उफ़, इसका दिल सुकड़ गया। तब तक अज़ियत बर्दाश्त करनी है। यस। दरवेशी आज ज़बरदस्ती मम्मी को ले आई। संगीन खाने से बहुत दिनों से याद कर रहे थे, वो चेहरा ही नहीं दिखाती थी। आती जाती रहा करो, तुम्हें देखकर ज़िंदगी से प्यार होने लगता है। वो मोहब्बत से पास बिठाते हुए मुस्कुराए। वो दुआ कर रही थी कि शेरफ खान अभी ना आए। इसके आने से पहले वो जाना चाहती थी, मगर दरवेशी से शेरफ खान के वालिद के बारे में बताने लगी। पहली बार इसे ये हकीकत मालूम हुई, इसे वाकई बहुत दुख महसूस हुआ। शेरफ खान भी आगे इसने कई बार इजाज़त लेनी चाहिए, मगर दादा अब्बा ने इसे रोक लिया। वो बहुत बेजार लग रही थी। संगीन खान वॉशरूम में वजू करने गए तो शेरफ खान ने वाज़ेह तौर पर इसकी बेजारी नोट की। इसकी आंखें और पेशानी देखकर बार बार एक ख्याल जहन के दरीचों पर दस्तक देता, वो इसे वहम समझ कर झटक देता। आजकल बड़ी संजीदगी से पुराने केस को देख रहे थे जो 16 साल पहले फाइल में बंद हो गया था। इस तमाम अमल के दौरान वो अपने हर मुमकिन मसाइल को बरोकार लाया। समीर और रहमान मिर्ज़ा इसकी भरपूर मदद कर रहे थे। वो इन्हीं की तरफ से होकर आ रहा था। रहमान मिर्ज़ा 30-35 साल से सहाफ़त से वाबस्ता थे। अपने काम के धनी और पूरा इंसाफ करने वाले इन्होंने इसे गुज़िश्ता 16 साल का तमाम काबिल ज़िक्र अखबारी मवाद फराहम किया था। 16 बरस पहले इस वाक़े की बड़ी धूम मची थी। अखबारात ने खसूसी फ़ीचर छापे थे। आहिस्ता आहिस्ता गर्द बैठ गई। शेरफ खान ने एहतियात से मुतल्लिका तस्वीर और रिकॉर्ड एक फ़ाइल में महफूज कर लिया। तकरीबन सारा दिन आज इसने अखबार के दफ्तर में गुजारा। बड़ी अर्गरेज़ी और बारीक बीनी से इसने वक़्त के अखबारात को पढ़ा। इसे चौंका देने वाली खबर मालूम हुई कि जलील और जीला की एक बेटी है। इसकी एक धुंधली सी तस्वीर भी शाया हुई थी जो तकरीबन 1-1.5 साल की बच्ची की थी। काफ़ी हद तक इसके नक्शा नगार अपने बाप से मिलते थे। इसने जलील और बच्ची के तस्वीर सामने रखकर काफ़ी देर मवाजना किया। इसने अंदाज़ा लगाया कि वो 17.5 साल की होगी। इस अरसे में इसमें काफ़ी तब्दीली आई होगी। वो मिल भी जाती तो इसे कैसे पहचान पाता। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जलील जिंदा था और रूपोशी की ज़िंदगी गुजारा था। शायद इसने नाम भी बदल लिया और हुलिये में भी तब्दीलियाँ करनी। 16 साल वैसे भी इंसान को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। शेरफ खान ने एहतियात से इस बच्ची की तस्वीर काट ली थी और वापस आकर जो ही इसकी नज़र मम्मी पर पड़ी, झटके इसका ज़हन इस तस्वीर की तरफ गया। इसकी आंखें और पेशानी हूबहू जलील और चीला की तरह थी। एक रंगीन मैगजीन में इसका क्लोजअप शाया हुआ था, वो भी इसके पास महफूज था। मोमिना, आपके पापा कब से बैंकॉक में? इसने पूछा। तकरीबन 1.5 साल से। वह हैरान हुई। आज से पहले तो इसने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। सना आपकी सगी बहन है? बिल्कुल 100% न जाने की। इसे बेतुके सवाल पर इसे गुस्सा आ गया। शेरफ खान ने समीर से भी इसका जिक्र किया। यार, ये महज इत्तफाक हो सकता है, मैं इसे नहीं मानता। 16 वर्ष पहले एक तस्वीर को तुम जवान लड़की से कैसे मिला सकते हो? वैसे भी ये 2 बहनें हैं। अखबार तो दूसरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जलील की सिर्फ एक बेटी थी, जबकि यहाँ तो मम्मी की एक बड़ी बहन भी है। रिकॉर्ड के मुताबिक तो जलील के घर बच्ची की पैदाइश की 10 जून सन 81 में हुई थी, जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक सना कम अज़ कम मोमिना से 5 वर्ष बड़ी है। तुम्हारी मफरूज़ात गलत है। समीर ने बेरहमाना तज्ज़ा किया। समीर, हो सकता है सना इनके किसी रिश्तेदार की बेटी हो, मगर मेरे भाई आंटी राहत और फवाद साहब का इस भरी दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। देखो, मेरी जगह रखकर खुद को सोचो। बेटी की बात पक्की होने वाली है। बाप भाई के बैंकॉक से आ ही नहीं रहा। आखिर इसे क्या मजबूरी है? अकेली बीवी और बेटियों को छोड़कर परदेश में बड़ा भैया किराए पर सुपर लग्जरी बंगला दिलवाया। जब से वो लोग यहाँ आए, मैंने फवाद साहब की शक्ल नहीं देखी। इसका एक हल है कि तुम इनके घर जाओ और कहो कि मैं अपने होने वाले ससुर की तस्वीर देखना चाहता हूँ। समीर ने छेड़ा। शेरफ खान ने इसकी शरारत से कतई नज़र संजीदगी से इस पॉइंट पर सोचना शुरू कर दिया। दूसरे रोज़ राहत आंटी के घर पहुँच गया। सना और वो बाज़ार गई हुई थी। मम्मी अलबत्ता घर पर थी। वो आज तीसरी बार इनके घर आया था। मम्मी ने इसे ड्राइंग रूम में ला बिठाया। बातों बातों में शेरफ खान ने इनकी फैमिली तस्वीरें देखने की ख्वाहिश जाहिर की। वो पैसों पुश के बगैर एल्बम उठाकर लाई आई। शेरफ खान ने शुरू से आखिर तक तमाम एल्बम देख लिया। फवाद की तस्वीर कहीं नहीं थी। अंकल की तस्वीरें भी दिखाए ना, वो सरसी से लहजे में बोला। असल में पापा ने अपनी सारी तस्वीरें फाड़ दी। इन्हें शौक नहीं है। इसने सादगी से बताया। इसके कमरे से निकलते शेरफ खान ने एल्बम में से मम्मी की 2-3 तस्वीरें निकाल कर छुपा ली। घर आकर इसने अखबारी तस्वीर से 3, 7 और 9 साल की तस्वीरों को मिलाया। पेशानी और आंखें चारों तस्वीरों में मुश्तरक थी। इसने चारों तस्वीरें समीर के सामने रख दी। वो ठंडी सांस लेकर आ गए। दोनों रहमान मिर्ज़ा के दफ्तर चले आए। अंकल, मुझे इस तस्वीर की ओरिजिनल कापी चाहिए। इसने अखबार से काटी तस्वीर इसके सामने रखी। बेटा, ये फीचर ज़फ़र आसिम ने लिखा था। इसका इंतकाल हो चुका है। इसने जान पर खेलते हुए ये तस्वीर हासिल की थी। इसी तस्वीर की वजह से इसकी जान गई है। इसे कत्ल करने से पहले जलील से मुतल्लिका एक चीज़ को जला दिया गया था, इसलिए माजरत को। कत्ल के बाद जलील अंदरून ने पेशावर रूपोश हो गया था। तुम वहाँ से मदद हासिल कर सकते हो। किस्सा ख़वानी बाज़ार में नसर कुरैशी है। तुम इससे मेरा नाम ले लेना, वो जो कुछ हो सकेगा करेगा। इन्होंने इसे नहीं याद दिखाई। शेरफ खान 2 दिन की छुट्टी लेकर फ़ौरन पेशावर चला गया। नसर कुरैशी से एक उधेड़ उमर पठान के पास ले गया जो सदर रोड के पास रहते थे। 15-15.5 साल पहले इस शक्ल का एक आदमी हमारे मकान में बतौर किराएदार आया था। इसकी एक बच्ची भी थी, कोई 1.5-2 साल की थी, मगर 1 माह के अंदर वो मकान छोड़कर चला गया। हालांकि इसने 6 माह का एडवांस भी जमा कराया था, लिए बगैर चला गया। अजीब आदमी था। आपको पता फिर वो कहाँ गया? नहीं भाई, वो रातों रात चला गया था, सामान भी छोड़ गया था। खान साहब ने जो कुछ बताया इससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो नीलो मराम लौट आए। अब इसके पास एक वाहद रास्ता रह गया था। मम्मा, मैं 2 माह के अंदर शादी करना चाहता हूँ, रात इसने दरवशे से कहा। कहाँ तो तुम दामन बता रहे थे और अब 2 माह के अंदर? इन्होंने बेटे को छेड़ा। ठीक है, मैं कल राहत से तस्करा करती हूँ। रात से बड़ी पुरसकून नींद आई थी। चल अभी मम्मी, तेरा तो हुण मामला गोल हो गया ना कि उन्होंने तेरे ते शक पै गया शेरफ को। हुण देखो क्या बनता है। फवाद, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि फ़ौरन आए कि लोग 2 माह के अंदर शादी करना चाहते हैं। इस मौके पर आपका मौजूद होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि इन्हें किसी किस्म का शक हो जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी।
ठीक है, मैं ज़ुबैर से मशवरा करने के बाद आने की कोशिश करता हूँ। आपको कोशिश नहीं करनी हर हाल में आना, बल्कि इसे भी ले आए ताकि देख ले कि हमने पल पल जीते मरते कितनी सजाएं काटी है। राहत का लहजा भीग गया। फवाद ने तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया। इसी हफ्ते फवाद आ रहे थे। शेर अफगन बेचैनी से मुंतज़िर था। वो खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने वालों में शामिल थे। इन्हें देखते हुए चौंका और गहरी निगाह से फवाद हसन का जायज़ा लिया। इनसे मिलते फ़ौरन वापस पहुंचे। इनकी तस्वीर निकालकर मार्कर से कलमे मोटी की आंखों पर ग्लासेस का इजाफा किया। रुखसारों की हड्डियां चौड़ी की। अब जो तस्वीर बनी वो हूबहू एयरपोर्ट से बाहर आने वाले फवाद हसन की थी। शक की गुंजाइश ही नहीं थी। इसने आईजी को फ़ोन करके कहा कि इन्होंने इसे अपने ऑफिस आने की हिदायत की। तुमने कारनामा सर अंजाम दिया। अपने बाप के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। कामयाबी की सूरत में प्रमोशन डन समझो। सर कोशिश करें कि अखबार वालों को इस मामले की भनक न पड़े, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अब तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। मैं तुम्हें इस काम में मुकम्मल इख्तियार दे रहा हूँ। इन्होंने इसे यकीन दिलाई से मालूम था मंजिल दूर नहीं। चलो जी, मोमी दे अब्बा जी निकले आ ओ वाला। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ज़ुबैर, बहुत बुरी खबर है। मुझे शक है कि शेर अफगन शेरदिल का बेटा है। तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि ऐसा है? ज़रा याद करो, जब शेरदिल का कत्ल हुआ तो इसके बेटे की तस्वीर अखबार में छपी थी। इसने इरादा जाहिर किया कि वह तालीम मुकम्मल करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आएगा। ज़ुबैर, तुम्हारा होने वाला दामाद DSP है और इत्तेफाक से इसका नाम भी शेर अफगन है। तुमने एयरपोर्ट से अपना ताक़ुब तो नहीं होते देखा? सच तो ये है कि मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, शेर अफगन के अंदाज़ में तुमने कोई गैर मामूली बात तो नहीं नोट की? फवाद ने सोचकर जवाब दिया, जो काफ़ी परेशान कुन था। बेटे, तुम किस अंदाज़ में आए और बाकी लोग इनका यहाँ आने का क्या मकसद है? राहत शेर अफगन के साथ 5-6 वर्दी में मलबूस सिपाहियों को देख कर लड़खड़ा गई। मिसेस जलील, खेल ख़त्म हो चुका। हम जलील और जिला को गिरफ्तार करने हैं। आपका तो ख्याल यही होगा ना कि 16 साल पुराना केस दोबारा कैसे खुल सकता है? मैं शेरदिल का बेटा हूँ, DIG शेरदिल का बेटा। इसका लहजा बतला हुआ था। मम्मी वहीं पुत्रा गई। आपको गलत फहमी हुई। मेरे पापा तो फवाद हसन है। नाम बदलना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। जाहिद, तुम गेट पर अंदर की तरफ खड़े हो जाओ और 2 लोग बरामदे में चले जाएं। एक ऊपर जाए, मैं इधर ही हूँ। इसने मातहतों को हिदायत दी। मिसेस जलील, शराफत से बता दे कि सना किसकी बेटी है। वो दृष्टि से बोला। इसके लहजे में गुज़िश्ता अदब व एहतराम गायब हो चुका था। मेरी बेटी और किसकी बेटी है? मत झूठ बोले मुधाड़ा। मम्मी बुरी तरह सहम गई। इसने राहत को दोनों बाजू से जकड़ कर रखा था। सना कोने में खड़ी थर थर काँप रही थी। सना, टेक इट ईजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने बाप के कातिल को गिरफ्तार करने हैं। आप महफूज हैं, डोंट वरी। इसने भारी हाथ इसके शाने पर रखते हुए तसल्ली दी। वो बेयकीनी से राहत और मोमी को देख रही थी। फवाद हसन थोड़ी देर पहले बाजार गए थे। जाने से पहले इनका कोई फ़ोन आया जिससे सुनकर वो खासे परेशान हो गए। मालूम नहीं किसका फ़ोन था। सना, आप मुझे बताएं कि आपका बाप कौन है? वो नरमी से पूछ रहा था। फवाद हसन मेरा बाप है। वो फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर आते हुए बोली। खैर, ना बताएं, मैं पता चला लूँगा। गुजरने वाला हर सेकंड मोमी राहत को कुचले चाह रहा था। न जाने क्या होने वाला था। काश ये मनहूस दिन इनकी ज़िंदगी में ना आता। शेर अफगन की नफरत इन दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इसने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। ओह नो, शेर अफगन के मुंह से निकला। वो भागता हुआ बाहर निकला। इसके सिपाहियों को भी रवानगी का हुक्म दिया। अनफान वो जीप स्टार्ट करके निकला है। एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजी। राहत ने थके थके अंदाज में रिसीव किया और बोले बगैर सुनती रही। सना, तुम फ़ौरन पिछले गेट से निकल जाओ। उन्होंने इसका बाजू पकड़ के उठाया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अभी शेर अफगन आता होगा। न जाने भी कुछ अलग है। मौके से फ़ायदा उठाओ। अगर हकीकत खुल गई तो पता नहीं क्या होगा। आप भी मेरे साथ चले। नहीं, मैं नहीं चाहती यहाँ रहकर फवाद का बल्कि जलील का इंतज़ार करूँगी। खुदा के लिए चली जाओ। चलो, मुझे लगता है कि जो मुजरम की बेटी है वो सना है, मोमी नहीं है। तैयार ने मोमी ना कर लेना। सना ने अलविदाई निगाह राहत और मोमी पर डाली और भागती हुई एक गेट पर पहुंची जहां गाड़ी में इसका इंतजार होता है। इस लम्हे अगले गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। शेर अफगन स्ट्रेचर उतार रहा था। इसने लाश पर से चादर उतार दी। राहत तेवरा कर गिरी। फवाद का जिस्म अपने खून में नहाया हुआ था। कुछ ही देर में इनका सारा बंगला लोगों से भर गया। फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीरें उतार रहे थे। मम्मी के कानों से एक आवाज़ टकराई। सुना कि दहशतगर्दों ने हशर किया। कोई दूसरा बोला, नहीं, इसके पार्टनर ने गोली मार दी ताकि सारा माल अकेले हजम कर ले। मम्मी पर क़यामत टूट पड़ी थी। रात को बाप का जनाजा उठाया गया। सुबह माँ को तैयार था। वो बेहोशी के आलम में बेजान होगी। शेर अफगन को तीसरे रोज़ सना की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो दंदनाता मम्मी के पास है। सना कहाँ है? वो चुप रही। बंगले के मालिक ने तमाम लिहाज बुलाए ताक रखते हुए मम्मी को फ़ौरन घर छोड़ने का नोटिस दे दिया। इस आलम में दरवश्य संगीन खान से मशवरा करके मम्मी को अपने घर ले आई। हालांकि पलवश्य और शेर अफगन ने शदीद मुखालफत की थी। मम्मा, ये हमारे बाप के कातिल की बेटी है। याद करें हम इनके बगैर कैसे तड़पे हैं। अभी तो इसके वालिदैन की लाशें उठी हैं। 40वें तक मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। वैसे भी कुदरत की तरफ से इंसाफ हो चुका है। हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो हसान से बोली। मम्मी के पास कुछ नहीं रहा था। वो एक कातिल, फराज और डकैत शख्स की बेटी थी। बाप भी ऐसा जिसकी मौत इबरत का निशाना बन गई थी। माँ शायद बहुत कमज़ोर दिल थी। ये सदमा सहार नहीं सकी। हाँ, वो रह गई थी। कुदरत न जाने से क्या क्या दिखाने वाली थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि सना को घर से क्यों ज़बरदस्ती भेजा गया। मैं घर से इसे कैसे निकाल दूँ? बाहर भूखे भेड़िए ताक में बैठे हैं। उधेड़ डालेंगे इसे। इतनी मासूम है ये। फिर इसका भी कोई कसूर भी नहीं। दरवश्य बहुत दिलसोजी से कह रही थी। फिर किस हैसियत से आप इसे घर में रखेंगी? पलवश्य ज़हर-आलूद लहजे में बोली। बहू की हैसियत से। इनकी आवाज़ से एकदम सन्नाटा छा गया। हाँ, ये ठीक कह रही है। हम दोनों ने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया। मुझे यकीन है शेर अफगन हमारी बात टालेगा नहीं। संगीन खान मजबूत लहजे में बोल रहे थे। वाओ दादाबू, ये कैसे हो सकता है? भाईजान की शादी सना से होगी। पलवश्य इन्हीं की पोती थी। सना यहाँ नहीं है। मुझे शक है कि जिन लोगों ने जलील को मरवाया सना का ताल्लुक इनके साथ ना हो। अगर ऐसी बात है तो वो इसे ले गए होंगे। इसकी वापसी की उम्मीद मत रखना।
दादा अबू अगर इन लोगों ने जलील को मरवाना ही तो अपनी अमानत इतने बरसों इसके पास की छोड़ी। अगर आपको याद हो तो जलील पहले अगवाए बारात अमान की वारदातों में भी मुलव्वस था। इसके ऊपर एक केस भी बना हुआ था जिसकी स्ट्रॉन्ग बैक की वजह से ख़त्म हो गया। हो सकता है कि जलील ने अक्सना को अगवा किया और मतलूबा तावान हासिल करने में नाकामी के बारे से पास ही रख लिया हो। नहीं, मैं इस दलील को नहीं मानता। अगवा बारात अमान इसके मुजरिम नाकामी के बाद मुफ्ती को अक्सर सूरतों में हलाक कर देते हैं ताकि इनके जुर्म का सबूत खत्म हो जाए। जलील इतना बेवकूफ़ नहीं कि जिंदा जागता सबूत साथ लेकर घूमता फिरे। हो सकता है सना इसके किसी रिश्तेदार की बच्ची हो। मैंने जलील की फ़ाइल का गहरा मुताला किया, बल्कि इस पर ज़ाती काम किया। वो 14 साल की उम्र में यतीम खाने से भाग निकला था। यतीम खाने के रिकॉर्ड में इसके बाप का नाम नहीं है, बल्कि इस शख्स का नाम है जिसे यतीम खाने में लाया था। यूँ इसके किसी भी रिश्तेदार की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसके वालिदैन ये रिश्तेदार होते तो वो यतीम खाने में क्यों होता? मुझे यकीन है कि सना मुगवी लड़की है। अगर मुगवी लड़की तो इतने बरसे इसने ज़िंदा क्यों रखा? दादा वो आप मुजरिम आदमी की नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं होते। हो सकता है कि वो इससे कोई अहम काम लेना चाहता हो। शायद मेरे साथ सना की शादी भी किसी प्लान का हिस्सा। आपने नोट किया वो कितनी सहमी सहमी चुप चुप रहती थी, बल्कि ये मोहतरमा ज़िंदगी के एक एक पल से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। इसने दरवाजे के पास खड़ी मोमी की तरफ इशारा किया, कैसा इशारा जिसमें बेपनाह नफरत और तहकीर थी। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसे लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।